हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर 7 है, यानी कि लास्ट चैप्टर है, आधुनिकरण के रास्ते। इसको यहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है आपको। एक बार सिलेबस देखिए, अगर मैं बुक की बात करूँ तो आपको पता है 7 ही चैप्टर हैं और 6 चैप्टर तो हमने बना दिए, यानी 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं। आज हम 7वां चैप्टर कर रहे हैं, तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आपको एकलव्य स्टडी पॉइंट गूगल में जाके सर्च करना है, क्लास 11th में जाना है, अपने सब्जेक्ट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स को आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, सिंपल ये सर्च करना है क्लास 11 ईएसपी। इसके बीच में कोई स्पेस नहीं देना, यानी एक साथ लिखना है, क्लास 11 ईएसपी एक साथ लिख दो। आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन करो, पीडीएफ मिल जाएगी फाइल्स के ऑप्शन में। फिर आपको फाइल्स के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखें, ये जो हमारा 7वां चैप्टर है, इसमें हम मेनली पढ़ेंगे जापान और चाइना के बारे में, ठीक है। चाइना और जापान में किस प्रकार का शासन था, और कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे क्या क्या नुकसान हुए, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये भारत है, आप वर्ल्ड मैप में भारत को जानते हो। भारत का पड़ोसी देश है चाइना। चाइना देखोगे आप, क्षेत्रफल में कितना बड़ा देश है, ठीक है, चाइना। और चाइना के जस्ट साथ में आप इधर देखते हो, ठीक है, पूर्व दिशा में, तो ये आपको जापान दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो इस चैप्टर में अपने को जो पढ़ना है, वो चाइना और जापान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। भारत के बारे में नहीं पढ़ना, चाइना और जापान के बारे में पढ़ना है। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कि एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। बात कर लेते हैं चाइना की। तो चाइना का मैप जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है। चाइना की बात करते हैं तो 19वीं सदी की शुरुआत में चीन, पूर्वी चीन जो होता था, इसका पूर्वी एशिया पे प्रभुत्व होता था, ठीक है। चीन मतलब थोड़ा ताकतवर था, और पूर्व के एशिया में कहीं ना कहीं इसका वर्चस्व था। चीन में लंबी परंपरा के वारिस एक वंश था, जिसको कहा जाता है छिंग वंश, ठीक है, छिंग वंश। तो ये जो छिंग वंश है, इसका शासन था, यानी चाइना में लंबे समय से छिंग राजवंश जो था उसका शासन चला आ रहा था, और ये काफी मजबूत शासन था। इनका शासन बढ़िया तरीके से चल रहा था, लेकिन आगे क्या दिक्कतें आती हैं उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन चीन मजबूत होने के बावजूद भी कुछ दशकों के भीतर यहाँ पे हो गई अशांति, यानी यहाँ पे होने लगे गृह युद्ध होने लगे, देश में दंगे होने लगे, समस्याएं होने लगी, तो यहाँ पे अशांति की गिरफ्त में आ गया, और औपनिवेशिक चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया। आपको पता है कि हो क्या रहा था, कि ब्रिटेन, खासकर यूरोप के जो देश थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, ऐसे ऐसे देश जो थे, स्पेन वगैरह, ये दुनिया भर के देशों को अपना गुलाम बना रहे थे, ठीक है। एशिया के देशों को, अफ्रीका के देशों को, लैटिन अमेरिका के देशों को, और ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह मतलब अपना उपनिवेश फैला रहे थे। तो कहीं ना कहीं चाइना भी इसका शिकार हुआ। अब छिंग राजवंश जिसका यहाँ पे शासन होता था, इसके ठीक है, इस वंश के हाथ से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक नियंत्रण था वो जाने लगा, यानी धीरे धीरे ये कमजोर होने लगे। ये वहां पे अच्छे तरीके से सुधार नहीं कर पाए, उसमें पूरी तरीके से फेल हो गए, और चाइना जो था वो गृह युद्ध की लपेट में आ गया, ठीक है, लपटों में आ गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे खूब गृह युद्ध होने लगे। तो ये तो हमने देखा चीन कैसे वहां पे एक मजबूत शासन था छिंग राजवंश का, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा, ठीक है। औपनिवेशिक चुनौती का ये सामना नहीं कर पाए, यहाँ पे गृह युद्ध होने लगे, इतनी सारी समस्या आ गई। इसके साथ साथ हम जापान को पढ़ते हैं। इसी समय जापान में क्या हो रहा था, चाइना में तो ऐसा ऐसा हुआ, जापान में क्या हो रहा था ये देखते हैं। जापान का कुछ मैप आपको ऐसा दिखाई देता है। जापान में क्या था कि जापान इस को अगर हम देखें तो ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है, यानी द्वीप से बना हुआ देश है। हर तरफ से यह पानी से घिरा हुआ दिखेगा आपको, चारों साइड इसके महासागर है, ठीक है। और ये थोड़ा अलग थलग पड़ा हुआ था। जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में लगा हुआ था, ये अपने आप को मॉडर्न बनाने में लगे हुए थे। और जापान ने औद्योगिक अर्थतंत्र को मजबूत किया, यानी यहाँ पे खूब सारे उद्योग लगाए गए, और औद्योगिक रूप से जापान धीरे धीरे मजबूत होने लगा। चाइना जो था मजबूत था, लेकिन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जापान जो था कमजोर था, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होने लगा। दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हैं, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। तो देखो जापान धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा था, मजबूत हो रहा था। जापान ने क्या करा, चीन को 1894 में हरा दिया। अब चीन कहाँ पर है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये भारत है, भारत के ऊपर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये चाइना का है, ठीक है। यहाँ पे आप चाइना देख पा रहे हैं, और जापान जो है वो यहाँ पर है।
यानी जापान ने क्या करा, चाइना को हरा दिया, पराजित कर दिया। कब किया था? 1894 में, याद रखना है डेट को। फिर जापान ने क्या करा, 1905 में रूस को भी पराजित कर दिया। यानी कि यहाँ पे चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, और मंगोलिया के ऊपर ये जो है ये बड़ा सा रूस है, इसने, जापान ने रूस को भी हरा दिया। तो आप यहाँ पे ये समझ रहे होगे कि जापान कितना ज्यादा ताकतवर था, जो कि चाइना, रूस और इन सबको हराते हुए जा रहा है। आगे देखो, जापान जो था वो उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, यानी कि यहाँ पे उद्योग बहुत सारे थे, औद्योगिक मामले में बहुत आगे हो गया और उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया। लेकिन एक कमी थी जापान के अंदर। कमी क्या थी? लालच। यानी ये साम्राज्य की लालसा में इसने अपने आप को युद्ध में झोंक दिया। ये क्या करता था? अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था, खूब साम्राज्य बढ़ाना चाह रहा था, सभी देशों पे आक्रमण करना चाह रहा था। इस लालच ने कहीं ना कहीं इसको क्या कर दिया? युद्ध में झोंक दिया। ये बार बार युद्ध करता, कभी चाइना से युद्ध कर रहा है, कभी रूस से कर रहा है, कभी किसी देश से कर रहा है, युद्ध करता रहा। आगे देखते हैं, जापान ने 1895 में, ठीक है, ताइवान को अपना उपनिवेश बना लिया। अब देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, जापान कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। ताइवान कहां पर है? यहां पर है। यानी कि जापान ने क्या करा, अब ताइवान को भी अपना उपनिवेश बना लिया, इस पे भी कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जापान रुका नहीं, फिर उसने कोरिया को 1910 में अपने में मिला लिया। यानी यहाँ पे ये जो कोरिया है, जो अब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दिख रहा है, ये भी बट गया था बीच में, वरना ये कोरिया होता था। तो जापान ने इसको भी कहीं ना कहीं अपने में मिला लिया। यानी जापान रुक नहीं रहा है, ठीक है। आगे देखो और क्या होता है। और यहाँ भी उसने औपनिवेशिक साम्राज्य को कायम करने में सफल रहा, यानी इसको भी इसने अपने में शामिल कर लिया। फिर चीनियों ने अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी और जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की, क्योंकि चीन जो था वो कमजोर हो रखा था। तो उसने सोचा क्यों ना अपने राष्ट्र की शक्ति बढ़ाई जाए, यानी अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाया जाए। इसके साथ साथ वो पश्चिमी जो नियंत्रण में था, जापानी नियंत्रण में था, उससे आजाद होने की भी कोशिश कर रहा था। फिर ऐसे में क्या होता है, चीन में 1949 में हो जाती है क्रांति, जिसको किस नाम से जानते हैं? चीनी क्रांति के नाम से, माओ के नेतृत्व में हुई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक साम्यवादी पार्टी जो थी उसका गठन होता है। साम्यवादी पार्टी का गठन तो पहले ही हो गया था, मतलब साम्यवादी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो साम्यवादी पार्टी थी सीपीआई, ये गृह युद्ध में जीत हासिल करती है और यहाँ पे शासन चलाती है। तब से लेके अभी तक यहाँ पे ये जो साम्यवादी पार्टी है उसी का शासन चल रहा है। फिर क्या होता है, 1970 के आसपास ना चाइना को के जो नेता थे उनको ऐसा महसूस होता है कि देश जो है ना उनका डेवलप नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं विचारधारात्मक जो व्यवस्था है, उनके जो विचार हैं, उसमें कुछ इनको बदलाव करने की जरूरत है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा और बदलाव करा। उसके बाद चाइना कहीं ना कहीं विकसित होने लगा। ये अपने पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ोगे क्लास 12th में जाके, ठीक है। तो देखो, इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, यानी चाइना की अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए और पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई। हालांकि ये साम्यवादी देश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ चुके थे कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर हमको डेवलप होना है, हमको जापान की तरह ताकतवर बनना है, तो हमें कहीं ना कहीं पूंजीवाद को भी अपनाना पड़ेगा और हमको मुक्त बाजार को भी, यानी फ्री ट्रेड भी करना पड़ेगा। सारे देशों से हमको खूब व्यापार करना पड़ेगा। जितना व्यापार हम करेंगे उतना हमको क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज चाइना समझ चुका था। फिर साम्यवादी दल जो था उसने यहाँ पे राजनीतिक नियंत्रण जो है बरकरार रखा हुआ है। तब से लेकर आज तक चाइना ने डेवलप होने के लिए बहुत सारे काम करे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, जिसको ओपन डोर कहा जाता है। ओपन डोर के तहत इन्होंने क्या करा? खूब व्यापार करा। अमेरिका के साथ इनके संबंध उस समय में अच्छे नहीं थे, इन्होंने अमेरिका के साथ अपने संबंध स्थापित किए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। तो जापान और चाइना कैसे कैसे क्या हुआ, ये सारी चीजें समझनी है। यानी चाइना भी डेवलप होने लगा है, जापान तो था ही डेवलप। फिर देखो क्या होता है, अब थोड़ा सा जापान के बारे में समझ लेते हैं। चाइना जापान साथ साथ लेके चल रहे हैं। 1945 में अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने जापान को हार माननी पड़ी। होता क्या है आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी दूसरा विश्व चल रहा था 1939 से लेके 1945 तक। इसमें क्या होता है, जापान भी शामिल था। जापान हार जाता है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी नाम की दो जगह थी जहां पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जापान हार जाता है। कहीं ना कहीं उसको हार माननी पड़ती है। लेकिन 1970 के दशक तक
ठीक है। 1945 में ये सब हुआ, हाहाकार मच चुका है, लेकिन 1970 तक जापान जो है अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। यानी कि 45 में बेशक से वो कमजोर हो गया था, लेकिन 1970 तक वो दोबारा से उसने अपने आप को उठा लिया और एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बन के उभरा है। ठीक है। जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था, यानी कि जापान जो आधुनिक हुआ है कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को इसने अपनाया है। और ये सफर उसने एक ऐसी दुनिया में तय किया था जब पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। यानी उस दौरान इसने ये विकास किया है जिस समय पूरी दुनिया में पश्चिमी उपनिवेशवाद था। यानी पश्चिमी उपनिवेशवाद का मतलब है यूरोप। ठीक है। यूरोप के बहुत सारे देश थे जिन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया हुआ था। उसमें ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, आपका पुर्तगाल हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। इन देशों ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। उस समय में जापान ने इतनी ज़्यादा तरक्की करी और डेवलप हो गया। तो चाइना और जापान की कहानी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा चीन और जापान के इतिहास लेखन को देखते हैं। तो चीन और जापान जो थे, यहाँ पे एक परंपरा थी, लंबी चली आ रही थी जो परंपरा, वो थी इतिहास लेखन की। यानी ये लोग क्या करते थे, इतिहास लिखा करते थे अपने बारे में। ठीक है। क्योंकि इन देशों में ऐसा माना जाता था कि इतिहास जो है शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ठीक है। जो शासक हैं, जैसे मान लो अभी किसी का शासन है, उसने अपने बारे में लिखवा दिया, तो उसके बाद जो शासक आएंगे वो उस इतिहास को पढ़ेंगे ना, समझेंगे ना कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। इतिहास को ये बहुत वैल्यू देते थे, चाइना के लोग भी और जापान के लोग भी। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभाग बनाया। यानी इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया सरकारी, जो क्या करता था, इतिहास लिखता था, इतिहास की देखरेख करता था और अभिलेखों की देखरेख करता था। ठीक है। इतिहास को ये लोग बहुत वैल्यू देते हैं। फिर ऐसे ही है सिया छियन। ठीक है। शिमा छियन, ये थोड़े ना चाइनीज और जापानीज नेम है, ये आपको याद रखने में दिक्कत होगी, तो आप ध्यान देना। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और हिंदी में सिमा छियन कहा जाता है। तो ये जो है, ये चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। यानी चीन का बहुत महान इतिहासकार माना जाता है, इसने इतिहास के बारे में लिखा है। जापान में चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास का ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। जिस तरीके से चाइनीज लोग इतिहास को बहुत महत्व देते थे, ऐसे ही जापानीज लोग जो थे, जापानीज लोग जापान के रहने वाले थे, वो भी इतिहास लिखने को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है। दोनों ही इतिहास को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। फिर मेजी सरकार की शुरुआती अधिनियम, जब मेजी की स्थापना होती है जापान में, वो आते हैं, तो इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना करी, जिसका काम क्या था, अभिलेखों को इकट्ठा करना। जितने भी अभिलेख लिखे गए थे उन सबको इकट्ठा करना इसका काम था। इसका एक और उद्देश्य था कि मेजी पुनर्स्थापना जो हुई है उसके बारे में जो मेजी विजेता हैं, ठीक है, आगे हम मेजी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनका जो नजरिया था उसके बारे में लिखना इसका उद्देश्य था। और लिखित शब्द को बहुत सम्मान दिया जाता था। जो भी लिखित में ग्रंथ मिला है, जो भी किताबें मिली है, जो भी पांडुलिपि मिली है, उसको बहुत महत्व दिया जाता था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। ठीक है। वैसे इस टाइम पे पांडुलिपि का सिस्टम खत्म हो चुका था क्योंकि छपाई तकनीक आ चुकी थी, लेकिन जो भी किताबें छापी जाती थी उसको बहुत वैल्यू दी जाती थी। ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारा लिखित कंटेंट अवेलेबल हो गया। पूरी की पूरी किताबें, सैकड़ों किताबें मिलती हैं। ठीक है। किस चीज की मिलती है, जिसमें सरकारी इतिहास मिलता है, विद्वानों का लेखन मिलता है, जो बड़े बड़े विद्वान चाइना के, जापान के होते थे, उनका लेखन मिलता है। इनका जो लिटरेचर होता था, जो साहित्य होता था, वो मिलता है। धार्मिक पर्चे, धर्म से रिलेटेड जो पर्चे होते थे वो मिलते हैं। यानी कि लिखित कंटेंट जो है बहुत सारा मिलता है चाइना और जापान से, क्योंकि ये लिखित कंटेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे। ठीक है। तो ये समझा। अब इतना अगर आपने समझ लिया है तो ये हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जरा भी डाउट लग रहा है ना, आप वीडियो को वापस से देखो, सिंपल है। अब थोड़ा सा देखते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति, कि इनका भूगोल कैसा है। चाइना के भूगोल को देखते हैं। तो चाइना जो है ना बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। तो चीन और जापान के भौतिक भूगोल को अगर हम देखें तो वो बिल्कुल अलग है। जापान जो है वो चारों तरफ से आपको पानी से घिरा दिखाई देता है और चीन से तो काफी छोटा है, लेकिन चीन जो है वो आपको बहुत बड़ा क्षेत्रफल में दिखता है। ठीक है। तो चीन जो है एक विशालकाय, यानी बहुत बड़ा महाद्वीपीय देश है, जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है ना चाइना, कि यहाँ पे अलग जलवायु दिखेगी, यहाँ पे अलग जलवायु दिखेगी, यहाँ पे अलग जलवायु दिखेगी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो चाइना में ये है। फिर चाइना के बारे में और देखते हैं। चाइना में तीन मुख्य नदी है, प्रमुख नदी। वैसे तो और भी नदियां होंगी, लेकिन प्रमुख नदी की बात करें तो तीन है। पहली है जिसका नाम है पीली नदी।
अब ये पीली नदी जो है ये हुआंग है, इसको हुआंग हे कहा जाता है। दूसरा है यांग्स नदी, ठीक है, यांसी नदी जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। और तीसरी नदी है पर्ल नदी। तो यह चाइना में क्या है, चाइना में 3 प्रमुख नदियां हैं जो चाइना से होके गुजरती हैं, जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। चीन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पहाड़ी है, यानी बहुत सारा चीन का बड़ा सा हिस्सा है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, पहाड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। और चाइना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक समूह है जिसका नाम है हान, ठीक है। ये चाइनीज लैंग्वेज में बोला जाता है हान। ये यहाँ का मुख्य जातीय समूह है, ज्यादातर लोग यहीं के होते हैं। और चाइना में वैसे तो कई सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जो इनकी मेन भाषा है जो ज्यादातर बोली जाती है वो है चाइनीज, जिसको हम चीनी भाषा कहते हैं, ठीक है, चीनी लैंग्वेज। यहाँ पे कई सारे राष्ट्रीयताओं के लोग रहते हैं, यानी यहाँ पे उइगर मुस्लिम रहते हैं, इनको वीगर भी कहा जाता है। उइगर मुस्लिम हो गए, यहाँ पे तिब्बती लोग भी रहते हैं, तिब्बत के मंचू लोग भी रहते हैं, यहाँ पे हुई जनजाति भी रहती है। तो अलग अलग तरह की राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं चाइना में। तो चाइना एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला देश है। यहाँ पे 3 प्रमुख नदियां हैं जो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे बहुत सारा एरिया है जो पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो चाइनीज है। यहाँ पे अन्य राष्ट्रीयता के लोग भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चाइना के बारे में याद रखनी है। अब अगर मैंने ये चाइना के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम जापान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चाइना हो गया, जापान को देखते हैं। तो जापान की अगर मैं बात करूं तो आपको दिखेगा ये कई सारे द्वीप वीप से मिलकर बना हुआ है और ये समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, जापान एक द्वीप श्रृंखला है, यानी इसमें कई सारे द्वीप आ जाते हैं एक के बाद एक इस तरीके से, जिसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण है, 4 सबसे बड़े द्वीप जो हैं। एक है होशु, दूसरा है क्यूशु, तीसरा है सुकोकू, चौथा है होकाइदो, ठीक है। अब ये सारे जापानीज नेम है, इसलिए आपको नाम याद रखने में बहुत दिक्कत होगी। होशु, कुशु, शिकोकू, होकाइदू, ठीक है। ये नाम आपको अजीब लग रहे होंगे, ये जापानीज नेम है, तो ये थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। इन 4, ये मतलब वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं पर ये 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखो, जापान जो है ये मुख्य द्वीपों का, अगर हम मुख्य द्वीपों की बात करें तो 50% से ज्यादा जमीन जो है ना इसकी पहाड़ी है, यानी जापान में भी आपको काफी पहाड़ी एरिया मिलते हैं। और जापान अगर देखें तो दुनिया में बहुत ज्यादा सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है, यहाँ पे डेली भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। और जापान में लोग जो है पशुपालन नहीं करते, यहाँ पे पशुपालन वगैरह की परंपरा नहीं है। यहाँ की जो मेन फसल है वो है चावल, चावल बहुत उगाते हैं लोग। मछली खाते हैं, मछली जो है इनके प्रोटीन का मेन सोर्स होता है जापानीज लोगों का, ठीक है, मछली बहुत खाते हैं। फिर जापान में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, तो यहाँ तक हमने चाइना और जापान के बारे में पढ़ा कि पुराने समय में क्या था, कैसे कैसे वो डेवलप हुए, क्या क्या वहाँ पे हुआ, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा, कैसे उनका भूगोल है, कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अब पढ़ते हैं जापान जो है वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है। तो देखिए, जापान पर शासन किसका है, जापान पर क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, यानी एक सम्राट था जो क्योटो में रहता था, उसका यहाँ पे शासन था। लेकिन 12वीं सदी तक आते आते जो असली सत्ता है वो शोगुनों के हाथ में चली गई, ठीक है। शोगुन वहां के लोग हैं जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर ही शासन करते हैं। वैसे शासन तो शोगुन कर रहे हैं, लेकिन शोगुन किसके नाम से शासन करते हैं, राजा के नाम से। किसके नाम से, राजा के नाम से अपना शासन चलाते थे, ठीक है। फिर 1603 से लेके 1867 तक तोकुगावा परिवार, ये सारी वहां की जनजाति वगैरह होती है, इसलिए नाम थोड़ा मुश्किल लगेंगे। ये जो तोकुगावा परिवार है, ठीक है, इसके लोग शोगुन पद पर कायम रहे, यानी शोगुन पद पे इस परिवार के लोग कायम रहे और इन्हीं लोगों ने अपना शासन चलाया। उसके बाद आ जाता है मेजी का शासन, वो इनको हटा देता है, ठीक है। मेजी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जापान में क्या था, जापान में सम्राट का शासन होता था, ठीक है। 12वीं सदी तक आते आते शोगुनों का शासन हो गया, राजा के नाम से शासन चलाते थे। शोगुन एक पद होता था, ठीक है। शोगुन कौन है, एक पद, एक पोस्ट है। और शोगुन पद पे ज्यादातर कौन से परिवार के लोग थे, तोकुगावा परिवार के लोग थे, ये शासन करते थे। फिर 200, ये जो जापान है ना, जापान देश, ये 250 भागों में बटा हुआ है, जिनमें शासन जो है वो दैम्य चलाते हैं। शोगुन जो है दैम्य पे नियंत्रण रखते हैं। अब देखो, शोगुन का शासन है, शोगुन क्या है, एक पद है, इसमें कौन सा परिवार है, तोकुगावा परिवार है, ठीक है। शोगुन ने शासन करने के लिए बोल दिया किसको, दैम्यों को, कि भाई ये क्षेत्र है, जाओ इस पे शासन करो, उन्होंने उसको अधिकार दे रखे हैं। तो शोगुन दैम्यों पर, लेकिन शोगुन का पूरा नियंत्रण रहता है दैम्यों पर। शोगुन दैम्यों को लंबे अरसे के लिए राजधानी, ठीक है, एदो, जो बाद में एदो बदल जाती है, किस नाम से बदलेगी आगे बताऊंगा, यानी राजधानी एदो में रहने का इन्होंने आदेश दिया,
ताकि उनको कोई खतरा ना रहे। शोगुन जो थे वो प्रमुख शहरों और खादानों पर इनका कंट्रोल होता था, ठीक है। और यहाँ पे एक और वर्ग था, योद्धा वर्ग जिसको कहा जाता है, जो लड़ाकू वर्ग था, उसका नाम था सामुराई, ठीक है। सामुराई जो था वो योद्धा वर्ग है, और ये भी यहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है। और कुलीन थे, यानी कुलीन का मतलब होता है जो ताकतवर हों, जो पैसे वाले हों, जो उच्च हों, ठीक है, ये थे। और शोगुन तथा दैम्यों की सेवा करते थे, यानी ये शोगुन और दैम्यों की सेवा करते हैं, और ये भी कुछ क्षेत्रों में शासन करते हैं। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तन होते हैं यहाँ पे। उस 3 परिवर्तन से जापान जो है कहीं ना कहीं उसमें कुछ मतलब आप ये लगा लो डेवलप हो जाता है। वो 3 परिवर्तन कौन से थे? सबसे पहला परिवर्तन क्या था? पहले यहाँ पे जो किसान लोग होते थे वो हथियार रखते थे, उनको अनुमति थी, ठीक है। अब ये हथियार, किसानों से हथियार ले लिए गए, और अब केवल जो योद्धा वर्ग है वो ही तलवार रख सकते हैं, यानी अब किसानों को अनुमति नहीं है। पहले इनको अनुमति थी कि ये लोग तलवार अपने पास रखते थे, ठीक है। अब उनसे वो अधिकार छीन लिया गया, अब बोला गया केवल जो योद्धा वर्ग है वो ही तलवार रखेगा। इससे थोड़ी सी शांति व्यवस्था बनी, क्योंकि अब भाई केवल सैनिक ही रख पाएंगे। पिछली शताब्दी में इस वजह से कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी क्यों किसानों और इनके बीच में, ठीक है। तो अब ये खत्म हो गया, तो पहला परिवर्तन ये हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दैम्य जो होते थे, दैम्यों जो अपने क्षेत्र की जो राजधानी थी उसमें रहने के आदेश इनको दिए गए, और उन्हें काफी हद तक यहाँ पे स्वायत्ता और विशेष अधिकार दे दिया गया। तो ये भी अपना खुश थे, भाई राजधानी में रहने को मिल रहा है, शासन ये करते ही हैं, तो सब कुछ बेहतर था। तीसरा परिवर्तन क्या होता है? मालिक और करदाता जो टैक्स देने वाले लोग हैं, इनको निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वे किया गया कि जमीन का सर्वे करो, कौन जमीन का मालिक है पता करो, और कितनी जमीन है ये पता करो, जमीन की उत्पादक का स्तर क्या है, कौन सी जमीन उपजाऊ है, कौन सी जमीन उपजाऊ नहीं है, कौन सी जमीन ज्यादा फसल दे रही है, कौन सी जमीन ज्यादा फसल नहीं दे रही, इन सब चीजों को पता करो, ठीक है, सर्वे करो। और उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। इन सब का मिला जुला जो मकसद था, वो मकसद क्या था? राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना, क्योंकि ये सर्वे जो किया गया था, मेन चीज जो था वो टैक्स के लिए किया गया था। पता करो कौन कितना टैक्स दे सकता है, कौन सी जमीन पे ज्यादा टैक्स मिल सकता है, ठीक है, कौन मालिक है। इन सब चीजों को पता करने के लिए उन्होंने टैक्स व्यवस्था को सुधारने के लिए सर्वे करवाया। तो ये कुछ 3 परिवर्तन हुए, इससे जापान को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। अब जो दैम में थे, जो राजधानियों में रहते थे, उनकी राजधानियां बड़ी होने लगी, वहां पे जनसंख्या बढ़ने लगी। इसके चलते क्या हुआ? 17वीं शताब्दी के मध्य तक जो जापान में जो एदो शहर है वो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बन चुका था, ठीक है। ये जो एदो शहर है दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर बन गया था। इसके अलावा ओसाका और क्योटो अन्य शहर भी जापान में थे, ये भी उभर रहे थे। फिर क्या होता है? इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का यहाँ पे विकास हुआ, वित्त और ऋण प्रणाली स्थापित होने लगी। व्यक्ति को उसके पद से ज्यादा, ठीक है, उसके पद से ज्यादा उसके गुणों के आधार पे मापा जाता था। जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा क्वालिटी होती थी, जितने गुण होते थे, जितना वो बेहतरीन व्यक्ति होता था, उसको उतना अच्छा माना जाता था। पोस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी कि कोई बैंक में काम करता है तो उसको हम बड़ा माने, उसके अंदर क्या योग्यता है उसको महत्वपूर्ण माना जाता था। ये अच्छी चीज है, ठीक है। आगे देखो, शहर बस रहे थे, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही थी, राजधानियों में जनसंख्या बढ़ रही थी, राजधानी बड़ी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक शहरों में एक नई संस्कृति, जीवंत संस्कृति खिलने लगी। तेजी से व्यापारी वर्ग बढ़ने लगा, ठीक है। व्यापारी वर्ग ने नाटक और कला को प्रोत्साहन देना शुरू करा। लोगों को पढ़ने का बहुत शौक होता था, बहुत लोग पढ़ते थे। तो अब लोग पढ़ते बहुत ज्यादा थे, तो जाहिर सी बात है किताबों की डिमांड बढ़ेगी, किताबों की डिमांड बढ़ेगी तो लेखक चाहिए होंगे, ठीक है। तो लेखक जो हैं, जो होनहार लेखक हैं, उनके लिए ये संभव हो गया कि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो लिख के चला सकते हैं, यानी खूब किताबें लिखेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, तो उससे उनको काफी कमाई होगी। तो ये भी अच्छा हो गया था यहाँ पे। और देखो क्या हुआ, एदो में लोग जो थे वो नूडल की कटोरी की कीमत पे किताब किराए पर ले सकते थे। ये पता है आपको, मुहावरे की तरह बताया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किताबें इतनी ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा होती थी और सस्ती होती थी, तो आसानी से लोग किराए पे ले पाते थे। थोड़ा सा मतलब नूडल की कटोरी की कीमत पे, मतलब बहुत सस्ता था, आप ये लगा लो। इससे ये पता लगता है कि वहां पे छपाई का स्तर क्या था, खूब छपाई होती थी, लोगों को पढ़ने लिखने का शौक बहुत ज्यादा था। इसलिए क्या था, बहुत सारी किताबें यहाँ पे उपलब्ध थी और किताब लिखने वाले लेखक भी उपलब्ध थे, ठीक है। जापानीज लोगों को ना हमेशा से पढ़ने का शौक बहुत रहा है। जापान जो था अमीर देश समझा जाने लगा था, क्योंकि चीन से रेशम खरीदता था ये, और भारत से कपड़ा खरीदता था।
और ये दोनों चीजें उसके लिए लग्जरी चीज होती थी, महंगी होती थी ना। चाइना से ऐसा रेशम, रेशम जो होता है कितना एकदम सिल्क जो होता है, बहुत आपने देखा ही होगा, सिल्क का कपड़ा कभी छू कर देखना, बिल्कुल मुलायम सा होता है। तो सिल्क खरीदता था और भारत से कपड़े खरीदता था। भाई लग्जरी आइटम थी एक तरह से। तो इसलिए क्या था, जापान को अमीर देश माना जाता था। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन भी है, लेकिन में जापान को एक नुकसान हो रहा था। क्या नुकसान हो रहा था भाई, जब वो हमसे और चाइना से जब वो चीजें खरीदता था, तो उसके बदले में उसको पैसे देने पड़ते थे, और भुगतान के लिए चांदी और सोना देना पड़ता था। यानी सोने और चांदी के जरिए वो चीजों को खरीद रहा था। तो ऐसे धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ने लगा, ठीक है। और इसीलिए फिर इन्होंने क्या करा, जो कीमती धातु है, क्योंकि चांदी और सोना कीमती धातु होते हैं, तो इन्होंने इस पे निर्यात पे रोक लगा दी कि अब हम ज्यादा अपना सोना चांदी देंगे नहीं किसी को, नहीं तो हमारा सोना चांदी तो खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने एक तरीका निकाला, ठीक है। क्या तरीका निकाला उसको आगे हम देखेंगे। देखो, उन्होंने क्योटो में एक जगह थी जिसका नाम है निशिजन, इन्होंने अपने ही जापान में रेशम का उद्योग लगा लिया। इन्होंने सोचा कि अगर हम रेशम का उद्योग अपने यहाँ पे लगा लेते हैं तो हमें चीन से रेशम लेने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास रेशम होगा तो हमारा पैसा बचेगा, सोना चांदी बचेगा अपना। तो इन्होंने ये कदम उठाए और रेशम का जो आयात है, जो बाहर से खरीद रहे थे, उसको इन्होंने कम करने का प्रयास किया, ताकि बाहर से चीजें नहीं लेंगे, अपने देश में ही बना लेंगे। और निशिजन का जो रेशम था वो दुनिया में सबसे अच्छा रेशम माना जाता था, यानी बेहतरीन रेशम माना जाता था। अच्छी क्वालिटी का रेशम यहाँ पे भी उपलब्ध होने लगा इनको जापान में, ठीक है। सिंपल, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेजी पुनर्स्थापना। भाई ये क्या है मेजी पुनर्स्थापना? अभी तक तो वो तोकुगावा परिवार, तोकुगावा क्या था, वो परिवार उसका शासन था, उसको उखाड़ फेंका मेजी ने। अब उसने अपना शासन चलाया। मेजी कौन है भाई? मेजी है सम्राट। मेजी कौन है? जापान का सम्राट है। इसने क्या करा, 1868 से 1912 तक यहाँ पे शासन किया है, और बहुत बेहतरीन शासन किया। यानी मेजी के शासन में जापान जो था यहां से यहां पहुंच गया, यानी डेवलप हो गया बिल्कुल, सब कुछ इसने बेहतरीन काम करे। क्या क्या करा ऐसा जापान इतनी तरक्की कर गया, इसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये मेजी का शासन आया कैसे, और जो तोकुगावा शासन था वो गया कैसे, ठीक है। क्योंकि कुछ कमियां रही होगी ना, तभी तो ये आया होगा। तो 1867-68 में मेजी वंश जो था, इसने जो तोकुगावा परिवार था जिसका शासन होता था, उसको समाप्त कर दिया, उसको वहां से हटा दिया, और अपने शासन की पुनर्स्थापना कर दिया, यानी दोबारा से अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। क्या थे? क्योंकि उस समय देश में बहुत असंतोष था, यानी इनका जो शासन था, लोग इससे खुश नहीं थे, बहुत असंतोष था। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता था, उसमें कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। भाई कूटनीतिक संबंध जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इसी बीच 1853 में अमेरिका से एक कॉमरेड आया हुआ था यहाँ पे, जिसका नाम था मैथ्यू पेरी, ठीक है। ये जापान की सरकार के पास आया, इसने जापान की सरकार से समझौते करे, और जापान ने अमेरिका के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध बनाए, क्योंकि जापान को फायदा हो रहा था भाई। जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पे हस्ताक्षर किए। फिर जापान जो था वो चीन के रास्ते में पड़ता था, ठीक है। अगर यूरोप यहाँ पर है तो चीन है, फिर जापान है, यानी जापान जाओगे तो कहीं ना कहीं चीन का रास्ता बीच में पड़ रहा है। तो अमेरिका जो था वो चीन में एक बड़ा बाजार देख रहा था, उसको पता था कि चीन की जनसंख्या बहुत बड़ी है, चीन का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो चाइना में एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम जापान से भी व्यापार अच्छा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत लाभ कमाएंगे, इसलिए इन्होंने क्या करा था, समझौता करा था, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में भी अपने जो बेड़े होते हैं उसको ईंधन के लिए जगह चाहिए थी, भाई इसके पास जगह नहीं थी। तो उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश था जो जापान के साथ व्यापार करता था, ठीक है। वो कौन सा देश था? हॉलैंड। हॉलैंड के अलावा कोई भी पश्चिमी देश जापान और इनके साथ व्यापार नहीं कर रहा था। तो 1868 में एक आंदोलन के द्वारा शोगुन जो था उनको सत्ता से हटा दिया गया, और मेजी सम्राट जो है वो एदो में ले आया, और मतलब इसको ले आए और इसका शासन शुरू हो गया। यानी कि जो पुरानी शासन था वो हट गया और नया शासन आ गया मेजी का। एदो जो था, एदो को राजधानी बना दिया गया, ठीक है। एदो राजधानी बन गई, एदो महत्वपूर्ण शहर था, और इसको नया नाम दे दिया गया टोक्यो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना एदो का नाम बाद में बदला जाएगा, तो अब बदला गया है, इन्होंने इसको टोक्यो नाम दे दिया, याद रखना टोक्यो। इसको पूर्वी राजधानी कहा जाता था, ठीक है। एदो का नया नाम क्या है? टोक्यो, ठीक है, टोक्यो। आप ध्यान से एक बार देख लो इसे। चलिए, अधिकारीगण, जो अधिकारी लोग थे और जो लोग थे वो ये जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश जो हैं भारत और अन्य जगह पे औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं। यानी यूरोप के कुछ देश, खासकर ब्रिटेन, उसने क्या करा, बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया, खासकर
भारत को। जापान के लोग इस चीज को जानते थे कि भारत को गुलाम बना लिया है। किसने बना लिया है? ब्रिटेन ने गुलाम बना लिया है। ब्रितानियों के हाथों चीन की भी हार हो रखी थी, चीन को भी इसने हरा दिया था, ये भी सब लोग आसानी से जानते थे। तो इन सब के चलते ना कहीं लोगों के मन में डर था, जापान के लोगों के मन में भी डर था। उनके मन में ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि जापान को भी उपनिवेश बना लिया जाए, यानी कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया है ऐसे अंग्रेज जापान को भी गुलाम बना ले। तो कुछ लोग जापान में डरते थे, सभी नहीं डरते थे, कुछ लोग डरते थे। कुछ बहुत से विद्वान जापान में ऐसे थे जो जो यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे, यानी यूरोप को अच्छा मानते थे, उसके नए नए विचारों को सीखना भी चाह रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो यूरोपीय लोगों को गैर मानते थे और अपने से उनको दूर रखना चाहते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखो, जापान है, ठीक है, जापान में दो तरह के लोग हैं। एक लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन को यानी यूरोपीय देशों को अच्छा मानते हैं, एक कुछ लोग ऐसे हैं जो अब उनको बुरा मानते हैं, वो कहते हैं हमें इनसे दूर रहना चाहिए नहीं तो ये हमको भी गुलाम बना लेंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने भारत को गुलाम बनाया, हमको भी गुलाम बना लेंगे। तो अलग अलग तरह के लोग जापान में थे, अलग अलग तरीके से सोचते थे। ठीक है, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि ब्रिटेन और यूरोप के देशों के पास टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, इस चीज को जापानीज भी अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे सीमित तरह से खोलने के लिए तर्क दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि तुम व्यापार तो कर रहे हो यूरोपीय देशों से, तुम अमेरिका से व्यापार शुरू कर रहे हो, हॉलैंड से तो व्यापार करते ही हो, और नए नए यूरोपीय देशों से भी व्यापार कर रहे हो। कह रहे एकदम से व्यापार मत करो, धीरे धीरे व्यापार के लिए खोलो, यानी अपने अपने आप को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे खोलो। ठीक है, सरकार ने फुकोऊ क्वाड जो एक मजबूत सेना थी, इसके नारे के साथ नई नीति अपनाई। अब यहाँ की जो जापान की सरकार थी वो बहुत तेज और समझदार थी। उनको पता था कि चलो भाई हम यूरोप जैसे देशों से व्यापार करना शुरू कर दें या उनसे संबंध अच्छे बना ले, ठीक है, कल को तो वो हमें अपना गुलाम बना सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको चाहिए हमें एक मजबूत देश भी बनना है और हमें एक मजबूत सेना भी रखनी है। यानी कि जापान को क्या बनना है? एक ताकतवर देश बनना है और एक इनके पास ताकतवर क्या होनी चाहिए? सेना। यानी इन्होंने दोनों चीजों पे ध्यान दिया, वरना कहीं कल को यूरोप जैसे देश इनको कहीं अपना गुलाम बना ले। तो ये पहले से इसको लेके सचेत थे। इन्होंने ये समझ लिया था कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसका भी विकास करना है, अपनी सेना को भी मजबूत बनाना है, अपने देश को भी मजबूत बनाना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? भारत की तरह गुलाम हो जाएंगे। अगर भारत की तरह गुलाम नहीं होना है तो जापान को क्या करना पड़ेगा? मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि इस कार्य के लिए उन्हें जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि जनता जो थी, जनता किसी देश का महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। ठीक है, यानी वहाँ के लोग, तो उनको राष्ट्र की भावना यानी कि राष्ट्रवादी भावना उनके मन में जगानी थी। और कहीं ना कहीं वो जो उनकी प्रजा थी उनको नागरिक नागरिक बनाने का मतलब है उनको अधिकार देना। ठीक है, उस देश में जैसे आप भारत के नागरिक हो तो आपको भारत के संविधान के तहत नागरिक अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे इनको भी नागरिक बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही जो नई सरकार थी उसने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू करा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये सम्राट व्यवस्था जो है ये क्या है। ठीक है, चलिए सम्राट व्यवस्था को भी देख लेते हैं। तो सम्राट व्यवस्था क्या होता था? ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सम्राट यानी कि जो राजा है वो होता था। ठीक है, और फिर नौकरशाही, जैसा कि आप देख पा रहे हो, नौकरशाही का मतलब होता है जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। ठीक है, यानी नौकरशाही का मतलब है जो भी कर्मचारी काम करने वाले हों, जैसे हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर हो गए, स्कूल में काम करने वाले टीचर हो गए, ठीक है, किसी दफ्तर में काम करने वाले क्लर्क वगैरह हो गए, वो सब क्या होते हैं? नौकरशाही होती है, क्योंकि ये सब मिलकर प्रशासन को चलाते हैं। तो सम्राट, नौकरशाही और सेना, ठीक है, यानी कि जो सेना है ये सब मिलकर इकट्ठा शासन चलाते थे। और नौकरशाही और सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती थी। यानी कि सबसे ऊपर तो होता था सम्राट यानी कि राजा, और राजा के साथ मिलकर काम करती थी सेना और इनकी नौकरशाही। ठीक है, लेकिन नौकरशाही और सेना जो होती थी वो राजा के अधीन होती थी, राजा के अकॉर्डिंग उसको काम करना होता था, मिलकर सभी काम करते थे। इसको कहते हैं सम्राट व्यवस्था। आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का वंशज माना गया। ठीक है, सम्राट जो था, राजा जो होता था, उसको सूर्य देवी का वंशज माना जाता था, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो पश्चिम देश हैं, पश्चिम के देश हैं, उनसे ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया।
और सम्राट का जन्मदिन जो होता था, जिस दिन उसका बर्थडे होता था, वो राष्ट्रीय छुट्टी का दिन होता था। ठीक है, यानी कि उस दिन पूरे देश में हॉलीडे घोषित कर दिया जाता था, अवकाश घोषित कर दिया जाता था। वे पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े पहनने लगे। जैसे पश्चिमी लोग कपड़े पहनते थे उसी तरीके से सेना के कपड़े पहनने लगे, और उसके नाम से आधुनिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। नई नई इन्होंने संस्थाएं जारी करनी शुरू कर दी। यानी कि एक तरह से देखें, आप ध्यान से महसूस कर रहे हो तो ये पश्चिम को कॉपी कर रहे हैं, जैसा पश्चिम में होता था उसी तरीके से ये भी उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 1890 की जो शिक्षा संबंधी राजा की जो आज्ञा थी, उसने लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है, जनता को सार्वजनिक और साझी हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया, यानी कि मोटिवेट किया। तो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते भी थे। 1870 के दशक से यहाँ पे नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे क्या था कि लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना जो था वो कंपलसरी कर दिया, यानी कि सभी को स्कूल जाना कंपलसरी है, जरूरी है, सब जाएंगे स्कूल। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्कूल ना जाता हो, यानी एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है। और 1910 तक आप ऐसा मान लीजिए कि लगभग लगभग ऐसी स्थिति आ गई थी कि स्कूल जाने से कोई भी नहीं वंचित रहा, यानी कि सभी यहाँ पे जो बच्चे थे स्कूल जाने वाले, सभी बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते थे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो स्कूल ना जाता हो। ठीक है, पढ़ाई की जो फीस होती थी एजुकेशन, वो काफ़ी सस्ती थी, यानी बहुत कम पैसे लगते थे। और जो करिकुलम होता था, पाठ्यचर्या होती थी, सिलेबस वगैरह होती थी, वो भी पश्चिमी नमूनों पे आधारित थी, यानी कि जैसे कि पश्चिम देश में होती थी। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में जिस तरीके की एजुकेशन होती थी, ऐसी ही एजुकेशन इनके यहाँ पे भी होती थी। लेकिन 1870 के दशक तक आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, यानी कि समय के साथ क्या हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि पश्चिमीकरण, आधुनिकरण तो ठीक है अपने लिए, लेकिन हमें राज्य के प्रति निष्ठा, यानी कि अपने देश के प्रति समर्पण, देशभक्ति, ठीक है, ये होना चाहिए। और जापानी इतिहास के अध्ययन, यानी जापान का जो इतिहास रहा है उसके अध्ययन पे भी बल दिया कि अपना इतिहास भी पढ़ो, अपने देश के प्रति निष्ठावान भी रहो और आधुनिक भी बनो। ठीक है, यानी कि पश्चिमी देशों जैसा भी बनो। किताबों में माता पिता के प्रति हमें आदर, माता पिता के प्रति आदर होना चाहिए, देश के प्रति वफादारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी, यानी कि एक तरह से मोरल वैल्यूज इसमें, यानी कि आप हिंदी में बोलते हैं नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ताकि जो बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है वो बड़ा होके एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है, देश के लिए। राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने जो पुराने गांव थे, जो पुराने गांव का जो बॉर्डर था उसको खत्म कर दिया, उनको मिला लिया। ठीक है, यानी कि सीमाओं का एकीकरण कर दिया, उसकी क्षेत्रों की सीमाएं बदल दी, नया प्रशासनिक ढांचा बना दिया। प्रशासनिक इकाई इकाई जो होती थी उसमें राजस्व जरूरी था, क्योंकि देखो कोई भी राज्य, कोई भी देश वो तभी चलता है जब उनके पास पैसा हो, यानी कि टैक्स हो। ठीक है, टैक्स बहुत जरूरी होता है, सभी सरकारें टैक्स लेती हैं। तो अब इन्होंने सिस्टम बदलना शुरू कर दिया है, अब कहीं ना कहीं इनको टैक्स की जरूरत है। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा टैक्स चाहिए, तो इससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो जारी रखी जाए, क्योंकि स्कूल चलाना, ठीक है, टीचर्स को पे करना स्कूल के, और हॉस्पिटल में दवाइयाँ वगैरह, डॉक्टर्स को पे करना, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा, यानी राजस्व से आएगा। तो इसलिए इन्होंने राजस्व पे ध्यान दिया। 20 साल से अधिक उम्र के जो नौजवान थे उनके लिए कंपलसरी था कि कुछ समय तक उनको सेना में काम करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा इजराइल आपने सुना होगा, एक देश होता है, इजराइल में भी एक कंपलसरी होता है कि जो इजराइल का नागरिक है, उस चाहे वो महिला पुरुष हो जो भी हो, ठीक है, उसको कुछ समय तक सेना में रहना जरूरी होता है, सेना का काम करना जरूरी होता है। तो यही यहाँ पे भी कंपलसरी कर दिया था। इससे फायदा क्या होता है ये समझिए, यानी हर बच्चा जब कुछ समय तक सेना में रहेगा तो वो सेना को देखेगा। ठीक है, सैनिकों की समस्या को समझेगा, देश के प्रति उसके मन में प्रेम भावना जगेगी, राष्ट्रवाद की भावना जगेगी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं देश के प्रति निष्ठावान होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे देखो, एक आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया, बिल्कुल लेटेस्ट इनकी सेना हो गई, कानून व्यवस्था यहाँ पे बना दी गई। ठीक है, राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, यानी जो राजनीतिक गुटों को देख सके ऐसी मीटिंग बुलाई गई, उस पर नियंत्रण रखा सके। ठीक है, रख सके, और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सकें, यानी कि सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें किसी जो चीज़ इनको नहीं पसंद हो उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया जाए।
इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना भी करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया था, क्योंकि सबसे ऊपर था राजा यानी सम्राट। अब सम्राट की बात को मानना होता था सेना को और नौकरशाही को, ठीक है, उसके अंडर में थे। तो इस चीज का भी कई जगह पे विरोध होता है यहाँ पे। यानी कि संविधान बनने के बाद भी ये जो दो गुट हैं, ठीक है, ये सरकार के नियंत्रण के बाहर रहे हैं। और लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन दोनों, ठीक है, इन दो अलग आदेशों को महत्व एवं दूरगामी नतीजे होते हैं। इसके क्या क्या मतलब इसके नतीजे हुए ये देखो। सेना ने इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेशी जो विदेश नीति थी उसके लिए दबाव डाला, यानी सेना ने दबाव डालना शुरू कर दिया, ठीक है, सम्राट पे एक तरह से, कि हमें अपनी कहीं ना कहीं विदेश नीति जो है उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है, उसको मजबूत करना पड़ेगा। इस वजह से चीन और रूस के साथ जंग भी हुई इनकी, दोनों में ही जापान जो था वो जीत गया, ठीक है, यानी दोनों में ही विजयी रहा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस समय में जापान जो है बहुत ही ताकतवर था, ठीक है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। जो इसके सामने था, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे कोरिया हो, ताइवान हो, ठीक है, या कोई अन्य देश हो, किसी को नहीं छोड़ा इसने। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया, डेवलप होता गया, ठीक है। अपने देश के अंदर उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला। जो कमी थी वो यही थी कि ये लोकतंत्र को नहीं चाह रहे थे, ठीक है। सारा जो भी मतलब शासन व्यवस्था होती थी वो सम्राट के हाथ में होती थी, यानी एक तरह से यहाँ पे तानाशाही थी, सम्राट जैसा चाहेगा वैसा होगा। लोकतंत्र को ये ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। आगे देखो, अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण। अब क्या था भाई, ये हर मामले में तो डेवलप ही है, इनको अपनी अर्थव्यवस्था को भी मॉडर्न बनाना था, ठीक है, आधुनिक बनाना था। तो इन्होंने क्या किया, इसको देखते हैं। तो मेजी सुधारों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकरण इन्होंने किया। कृषि पे इन्होंने क्या करा, टैक्स लगाया, यानी कि कृषि पे कर लगाया, जिससे कि इन्होंने पैसा इकट्ठा करा, यानी धन इकट्ठा करा। जापान में फिर रेल लाइन बिछाई गई थी, जो कि पहली रेल लाइन जो थी वो 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह जो है इसके बीच में इन्होंने पहली रेल लाइन बिछाई। फिर वस्त्र उद्योग के लिए इन्होंने मशीनें जो मंगाते थे ये यूरोप से मंगाते थे, क्योंकि देखो यूरोप जो था वो सबसे पहले डेवलप हो रखा था। यूरोप में औद्योगिकरण था, वहाँ पे मशीनों से काम होता था। तो जितने भी देश जो ज़्यादातर मशीनें मंगाते थे वो सब यूरोप से ही मंगाते थे, ठीक है। तो जापान वाले लोगों ने क्या करा, उन्होंने भी यूरोप से मशीनें मंगानी शुरू कर दी। फिर मजदूर जो होते थे उनको ट्रेनिंग देनी थी, ठीक है, क्योंकि भाई आधुनिक बनाना है तो मजदूरों को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मजदूरों को ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने जो विदेश के जो कारीगर थे उनको बुलाया, ठीक है, और उनको जापानी विश्वविद्यालय और स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी भेजा कि आप हमारे स्टूडेंट को भी मतलब सिखाओ। जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। 1872 में आधुनिक जो बैंकिंग संस्था है वो भी यहाँ पे जापान में शुरू कर दी गई थी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, कहीं ना कहीं पश्चिम से प्रेरणा लेके मोटिवेट होकर ये अपने देश में हर व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, चाहे वो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हो, ठीक है, शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो वहाँ की आर्थिक गतिविधि औद्योगिकरण हो, ठीक है, चाहे वो उनकी जो विचार होते हैं, ठीक है, उसको भी बदलना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं लिबरल भी होना चाह रहे थे कुछ लोग। तो हर तरह से ये क्या कर रहे हैं, पश्चिम को कॉपी कर रहे हैं, यानी इन्होंने अपने आप को बदला लेकिन पश्चिम को कॉपी करके। ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम ताइवान को पढ़ेंगे, ठीक है, कोरिया को पढ़ेंगे, वहां पे भी ऐसा हुआ लेकिन अलग तरीके से हुआ। तो दोनों के बीच में आपको कंपेयर होना चाहिए। फिर देखो मित्सुबिशी, ये थोड़े नाम याद रखना है, मित्सुबिशी और सुमितोमो, ये जो कंपनी है इनको सब्सिडी और करों के में फायदे के जरिए प्रमुख जहाज निर्माता बनने में मदद मिली। अब यहाँ की जो ये कंपनी है का नाम थोड़ा सा याद रखना, मित्सुबिशी सुमितो, ये क्या है, जहाज निर्माण वाली कंपनी है। यानी कि ये कंपनी क्या करती है, जहाज को बनाती है जापान में, ठीक है, जापान की कंपनी है और जहाज का निर्माण करती है। अब ये जो कंपनियां हैं इनको कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलने लगी, जिसके कारण इनको फ़ायदा होने लगा और ये बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी जो कि जहाज बनाती थी। इससे जापान को क्या फ़ायदा हुआ, अब ये सोचो। अब जापान जो है, जापान का जो व्यापार होता है अब वो अपने जहाज से करने लगे, ठीक है, यानी कि अब जो समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था, ठीक है, जो शिप होते हैं समुद्र में चलते हैं, अब वो जापान की कंपनियों के द्वारा बनाए होते थे। तो इनकी खुद की कंपनियां काम कर रही थी, तो जाहिर सी बात है इनको उसमें भी फायदा होने लगा था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक औद्योगिक मजदूर, जो उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर लोग होते थे, ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से उद्योगों में मजदूरों की संख्या जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है। तो देखते हैं, औद्योगिक मजदूरों की संख्या 1870 में 7 लाख
के करीब थी, जो कि 1913 में बढ़कर 40 लाख हो गई, यानी 7 लाख से सीधा बढ़कर 40 लाख हो चुकी थी। ठीक है, कब से कब तक? 1870 से लेके 1913 तक। ठीक है, तो कितने साल हो गए? 30 साल तो यहाँ पे हो गए और 13 साल वहाँ पे हो गए, यानी कि आप लगा लो 43 ईयर्स, मोटा मोटा मान लो आप 40 साल के आसपास, 45 साल के आसपास सीधा संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। अधिकतर मजदूर जो थे वो ऐसी इकाइयों में काम करते थे, ऐसी यूनिट में काम करते थे जहाँ पे 5 से कम लोग काम करते थे, यानी कि जहाँ पे भी वो काम करते थे वहाँ पे 5 के करीब लोग काम किया करते थे। ठीक है, और जिनमें मशीन और बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, जहाँ पे मशीन और बिजली का इस्तेमाल नहीं होता वहाँ पे लोगों की संख्या क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक आपको थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। जहाँ पे मशीन होगी वहाँ पे लोग कम हो जाते हैं। तो शुरू शुरू में बताया गया कि कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे 5 से कम लोग काम करते थे। फिर कारखानों को इन्होंने बना दिया आधुनिक। ठीक है, मॉडर्न, बाहर से मशीनें मंगा ली। तो आधुनिक कारखानों में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा जो होती थी वो महिलाएं होती थी, यानी महिला यहाँ पे काम करने वाली ज़्यादा होती थी। जो भी लेबर है काम करने वाली, उसमें जो फीमेल्स होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। फिर 1900 के बाद कारखानों में पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि पुरुष भी इसमें काम करने लगे। 1930 तक पुरुषों की संख्या जो थी वो अधिक हो गई। शुरू में क्या पढ़ा हमने? महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन बाद में पुरुष आने लगे इस काम में, तो फिर उनकी संख्या महिलाओं से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब देखो, कारखानों में मजदूर की संख्या बढ़ने लगी थी। पहले के समय में कुछ कारखाने ऐसे थे जहाँ पे 100 प्लस, यानी कि 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। मान लीजिए एक कारखाना है, इसमें 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, फिर 1920 में क्या होता है? कारखाने को और बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोग काम करने लगे। फिर 1930 में कारखाने को और बड़ा बनाया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? 4000 से ज़्यादा भी लोग काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आधुनिकीकरण तो हुआ, इन्होंने अपनी इंडस्ट्री को सुधारा, लेकिन जो इन्होंने चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं, उसमें मजदूरों की संख्या बढ़ा दी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा दी होगी। अब पहले कम लोग थे तो कम काम होता होगा, जब ज़्यादा लोग आए तो यहाँ पे काम ज़्यादा होने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्योग के तेज विकास से लकड़ी जैसे संसाधन, अब देखो उद्योगों का बहुत तेजी से विकास कर रहे थे, तो लकड़ी जैसे संसाधन की जो मांग है वो बढ़ गई थी। ठीक है, तो लकड़ी की मांग बढ़ेगी तो क्या करेंगे लोग? जंगलों को काटेंगे, वनों को काटेंगे। अब जब वनों को काटेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पर्यावरण का विनाश होने लगेगा। ठीक है, तो 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ यहाँ पे पहला आंदोलन भी हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने जंगलों की कटाई कर दी थी विकास करने के चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आक्रामक राष्ट्रवाद। क्या मतलब है भाई आक्रामक राष्ट्रवाद का? समझते हैं यहाँ पे। तो मेजी संविधान जो था वो सीमित मताधिकार पे, अब मेजी जो इन्होंने सुधार तो चलो जापान में किए, लेकिन लोकतंत्र यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इनके यहाँ पे जो वोट देने का अधिकार था ना वो बहुत सीमित था। ठीक है, सब वोट नहीं दे सकते थे। और इसने डायट बनाई जिसके अधिकार सीमित थे। अब डायट क्या है भाई? जैसे देखो, भारत की जो संसद है उसको हम पार्लियामेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में संसद बोलते हैं। ऐसे ही हर देश की, ठीक है, अपनी एक संसद होती है, और उस संसद को उस देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से हम अपनी संसद को संसद या पार्लियामेंट कहते हैं, ऐसे ही जापान की जो संसद थी उसको ये लोग डायट बोलते थे। ठीक है, डायट कह लो या डाइट कह लो, जो भी आप कहना चाहो। तो जो इनकी डाइट थी ना, डाइट था, इसमें भी अधिकार जो थे वो सीमित ही होते थे, ज़्यादा अधिकार नहीं थे। 1918 से 1931 के दरमियान जनमत से चुने गए जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मंत्री परिषद बनाई थी। ठीक है, यानी जनता के मत से जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, फिर उन्होंने बना दिया आगे जाके कैबिनेट। कैबिनेट में क्या होता है? खूब सारे मंत्री रखने होते हैं, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट देना होता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पार्टियों का भेद भुलाकर बनाई गई राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषद के हाथों में अपनी सत्ता खो दी। फिर क्या हुआ? बाद में इनकी सत्ता चली गई और यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषद है, ठीक है, इसके हाथों से कहीं ना कहीं इनके द्वारा अपनी सत्ता इसने खो दी थी। आगे देखते हैं। सम्राट जो होता था वो सैन्य बलों का कमांडर होता था। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सम्राट के अंडर होती थी सैन्य और ब्यूरोक्रेसी, यानी कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं दोनों, तो उसके अंडर होता था। और 1890 में ऐसा माना जाने लगा था कि थल सेना और नौसेना का नियंत्रण जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, यानी ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं। 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया कि केवल सेवारत जनरल, यानी कि जो सेना में जो जनरल हैं जो काम कर रहे हैं, और जो एडमिरल है
वो ही मंत्री बन सकते हैं, यानी कि सेना का शासन ही एक तरह से रखना चाह रहे हैं कि जो भी मंत्री बनेगा वो सेना से होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया था, ये आदेश दे दिया था। सेना को मजबूत बनाने की जो मुहिम थी, ठीक है, जापान के उपनिवेश देशों की वृद्धि इस डर से जुड़े थे कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है, और इस डर को सैन्य विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए वसूले जाने वाले उच्चतर करों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। अब देखो हुआ क्या था कि जापान जो था, जापान ताकतवर था, तो उसने बहुत सारे देशों को पे हमला करके उसको अपना उपनिवेश बनाया हुआ था। लेकिन जापान के लोग और कुछ अन्य देश भी ये डरते थे इस बात को लेकर कि उनको ये लगता था कि जापान जो है ना कहीं पश्चिमी शक्तियों की दया पे निर्भर है, यानी पश्चिमी देशों की पे ये निर्भर है, ठीक है। अगर पश्चिमी देश कहीं ना कहीं चाहेंगे तो जापान को कमज़ोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या था कि जापान भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा था इस चीज़ को, उसको भी डर लगता था कहीं पश्चिमी देश हमको अपना गुलाम ना बना ले, जैसे कि भारत को बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलने का प्रयास किया। इन्होंने क्या करा, उच्चतर कर का मतलब है हाई टैक्स, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया इन्होंने कि इस टैक्स के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, उस आवाज़ को दबाना शुरू कर दिया क्योंकि तानाशाही थी। तो ये सब यहाँ पे खेल चल रहा था। नेक्स्ट है पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान के अन्य देशों के साथ संबंधों पर जापानी जो बुद्धिजीवी थे, ठीक है, उनकी जो अगली आने वाली पीढ़ियां थी, उनके जो विचार थे वो अलग अलग होते थे। देखो सभी पीढ़ियों के विचार जो हैं यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। कैसे देखते हैं, देखो कुछ कुछ ऐसे लोग थे, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय जो देश हैं उनकी सभ्यता की जो है वो ऊंचाइयों पर है जहां पर जापान पहुंचने की आकांक्षा रखता है। यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि यूएसए और जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उनके जैसा जापान होना चाहता है, ठीक है, उनके जितना सांस्कृतिक रूप से डेवलप होना चाहता है, ठीक है। फिर फुकुजावा युकिची, नाम याद रख सकते हो, ये जापानीज नाम है तो थोड़े ऐसे ही होते हैं। फुफुजावा युकिची ये कहते हैं कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, ठीक है, यानी अपने अंदर से, क्योंकि जापान तो एक तरह से एशियन कंट्री है ना, उसके विचार वो सब एशियन है। तो ये कहते हैं कि जापान को अपने अंदर से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी कि एशियन विचारों को निकाल के फेंके, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पश्चिमी देशों जैसा होने की बात ये कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी जापान को अपने एशियाई जो लक्षण है उसको छोड़ देना चाहिए और पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए, यानी कि पश्चिमों के साथ मिल जाना चाहिए। फिर अगली पीढ़ी जो थी उसने पश्चिम विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठा दिए, ठीक है। देखो एक पीढ़ी कह रही है हमें ऐसा करना चाहिए, दूसरी पीढ़ी कह रही है हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। सबके विचार यहाँ पे क्या है, अलग अलग हैं। तो जो अगली पीढ़ी थी उसने सीधा सीधा ये बोल दिया कि पूरी तरीके से भाई हम पश्चिमी विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं अपनी जो राष्ट्रीय गर्व है, हमारे जो देसी मूल्य हैं, यानी कि जो जापानी मूल्य हैं, जापानी विचार हैं, हमें उस पर भी निर्भर होना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों के द्वारा बताई गई बातों को नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारी देसी परंपरा रही है, जो जापानी जो मूल्य रहे हैं, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। फिर बहुत से जो बुद्धिजीवी थे, यानी जो इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने पश्चिमी उदारवाद की तरफ आकर्षित थे, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। ये चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय लोकतंत्र बनाए, क्योंकि जापान में तो एक तरह से राजा का और सेना का ही शासन है। ये चाहते थे कि जापान भी पश्चिमी देशों की तरह लोकतंत्र को अपना ले, ठीक है, उदारवाद यानी लिबरल वाली नीति अपना ले, कुछ लोग ऐसा भी चाहते थे। तो संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जनवादी सॉरी जो संवैधानिक सरकार की जो मांग कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने जनता के अधिकारों के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। उसमें से उएकी एमोरी, ये फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के सिद्धांतों के प्रशंसक रहे थे। ये भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि सरकार जो है वो थोड़ा सा अपने सिस्टम को बदले, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब ये जो यहाँ पे इन्होंने एक तानाशाही वाला शासन बना रखा है उसको थोड़ा सा बदले, सभी ज्यादातर ये चाहते थे। वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे, ठीक है,
और प्रत्येक व्यक्ति को विकसित, वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उदारवादी, उदारवादी शिक्षा क्या होती है जो पश्चिमी देशों में थी, लिबरल बहुत ज्यादा बनते थे पश्चिमी देश, ठीक है। तो ये था। कुछ दूसरे लोगों ने महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश करी कि भाई महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग इसकी सिफारिश करने लगे। इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया कहीं ना कहीं। अब सब सरकार पे ज़्यादा दबाव बन रहा था, ठीक है। सरकार ने क्या करा आगे उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे उससे पहले पढ़ लेते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी कि जो जापान के लोग थे उनकी डेली लाइफ कैसे थी। जैसे हमारी डेली लाइफ होती है ऐसे इनकी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, क्या ये लोग काम करते थे, इसको देखेंगे। तो जापान एक आधुनिक समाज में, जापान जो है उसका एक आधुनिक समाज में रूपांतरण रोजाना की जिंदगी में जो आए बदलाव थे उसमें भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये पश्चिमी देशों की तरह हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बदल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी लाइफस्टाइल भी बदलेगी, कहीं ना कहीं इनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए परिवार के बारे में उनके नए विचार फैलने लगे। अब देखो क्या होता था जापान में, भारत जैसा सिस्टम, कि जो इनके पैतृक परिवार होते थे, यानी एक परिवार होता था उसमें बहुत सारे सदस्य रहते थे, एक जॉइंट फैमिली की तरह, ठीक है। और परिवार का जो मुखिया होता था, जो हेड होता था, उसकी चलती थी। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ पे पश्चिमी देशों में ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ पे तो ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली होती है, यानी कि माता पिता अलग हो जाते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, ठीक है। लड़का जो बेटा है वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अलग रहता है, इसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके भी मन में परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल रहा था, ठीक है। नए विचारों को अपना रहे थे, तो जाहिर सी बात है परिवार में भी नई चीज़ों को अपनाएंगे। नया घर, ठीक है, नया घर जिसको जापानी भाषा में होमू कहते थे, इसका संबंध मूल परिवारों से था, जहाँ पति पत्नी साथ रहकर कमाएं और अपना घर बसाते थे। यानी पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, कमाते हैं, दोनों काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। पारिवारिक जीवन को इस नई समझ ने नए तरह से घरेलू उत्पाद, नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घरों की मांग पैदा कर दी। अब जब ये मॉडर्न हो ही रहे थे तो ये वाली चीज़ भी इनके दिमाग में आने लगी कि हमको अपने परिवार को ऐसे रखना चाहिए, हमें इस तरीके से रहना चाहिए, पति पत्नी को साथ रहना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, ठीक है। ये सब सोचने लगे थे ये। नेक्स्ट है आधुनिकता पर विजय। सत्ता केंद्रित राष्ट्रवाद को 1930-40 के दौरान बढ़ावा मिला, जब जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ छेड़ दी थी। ये लड़ाइयाँ जो थी ये दूसरे विश्व युद्ध में जाके मिल गई। यानी कि जापान क्या करता था, अलग अलग देशों पे आक्रमण करता था, उनको जीतता था, अपना उपनिवेश बना लेता था, अपना गुलाम बना लेता था। फिर ये लड़ाइयाँ चलती रही जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके जुड़ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक होता है, 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है। अब देख पा रहे हैं, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 1939 से लेके 1945 तक, ठीक है। तो जाके सीधा उसमें मिल जाता है। जापान क्या था, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। इस दौर में कहीं ना कहीं असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म ढाए गए, उनको जेल में डाला गया, क्योंकि जापान में बहुत सारे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि जापान अमेरिका पे इस तरीके से हमला करे। अब अमेरिका पे तो हमला कर चुका है, तो इस चीज का जापान के लोग विरोध कर रहे थे, और ये क्या करते थे, उनको भी जेल में डाल देते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, अमेरिका ने भी बदला निकाला। फिर अमेरिका ने 1945 में, अगस्त 1945 में, ठीक है, जापान के दो शहर थे, एक था हिरोशिमा, आपने पढ़ाई होगा, दूसरा था नागासाकी, ठीक है। जापान ने क्या करा, अमेरिका ने जापान के इन शहरों पे परमाणु बम गिरा दिए, जिसका जापान को भारी नुकसान हुआ और जापान हार गया, घुटनों पे आ गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करा। तो ये भी याद रखना है, दुनिया में इकलौता देश है जापान जिसने परमाणु बम की मार झेल रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देशभक्तों की ऐसी संस्थाएं बनी जो युद्ध का समर्थन करती थी। इनमें महिलाओं के भी कई सारे संगठन थे। 1943 में एक संगोष्ठी होती है, एक मीटिंग होती है, जिसमें आधुनिकता पर विजय इस नाम से, इसमें जापान के सामने जो दुविधा थी उस पर खूब चर्चा हुई, यानी कि आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाएं। अब इनका क्या था भाई, जापान जो था पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित था, उनके जैसा होना चाहता था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो ये कहते थे कि हमें अपने देसी मूल्यों को भी याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि कैसे हम आधुनिक भी हो जाएं, यानी मॉडर्न भी हो जाएं, और पश्चिम पर विजय भी प्राप्त कर लें। यानी पश्चिमों से अगर कोई देश हम पे आक्रमण करता है पश्चिम का, तो हम गुलाम ना रहें, ठीक है, उनके उनसे टक्कर दे सकें, उनसे लड़ सकें। तो ये बातें भी चल रही थी।
फिर दर्शन शास्त्री यानी जो फिलोसोफर हैं जिनका नाम है निशितानी केजी, नाम देखिए कितना बढ़िया, निशितानी केजी। ठीक है, इन्होंने आधुनिकता को तीन पश्चिमी धाराओं के मिलन और एकता से परिभाषित किया। पहला है पुनर्जागरण, ठीक है, दूसरा है प्रोटेस्टेंट सुधार और तीसरा है प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। तो ये प्रोटेस्टेंट सुधार भी हम पढ़ चुके हैं, पुनर्जागरण भी इससे पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं और ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मिलन को ही ये क्या कह रहे थे, आधुनिकता कह रहे थे। यानी आधुनिकता में पुनर्जागरण भी है और ऐसे सुधार भी है, धार्मिक और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास भी है। इन्होंने कहा कि जापान की जो नैतिक ऊर्जा है उसने उसे एक उपनिवेश बनने से बचा लिया, यानी कि लोगों के अंदर एक मतलब नैतिक ऊर्जा है जिसकी वजह से ये बचे रहे। और जापान का फर्ज बनता है कि एक नई विश्व पद्धति, एक विशाल पूर्वी एशिया का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हार के बाद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी। यानी जापान जो है हार तो गया 1945 में, लेकिन वापिस से उसको नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ साल में वापिस से वो डेवलप हो गया, दोबारा से वो आर्थिक शक्ति बन के उभरा। तो उसको हमें देखना है। ठीक है, तो देखो जापान की औपनिवेशिक साम्राज्य की कोशिशें जो थी वो संयुक्त बलों के हाथों हार कर खत्म हो गई। ये तर्क दिया था कि युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बम गिराए गए थे, क्योंकि अमेरिका जो है वो जल्दी युद्ध खत्म करना चाह रहा था, इसलिए उसने ऐसा कहा था, ऐसा तर्क दिया जाने लगा था। लेकिन अन्य लोगों का मानना ये था कि इतने बड़े पैमाने पे जो विध्वंस हुआ, ठीक है, जो दुख दर्द हुआ, लोगों की जानें गई, तांडव मचा, वो पूरी तरीके से अनावश्यक था। अमेरिका के लोगों ने बहुत आलोचना करी थी कि जापान पे बम गिराने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती अमेरिका ने ऐसा करा जो कि गलत माना जाता है। ठीक है, अमेरिकी नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान जापान का जो विसैन्यीकरण कर दिया गया, उनकी सेना को जो ध्वस्त किया गया, ठीक है, और एक नया संविधान यहाँ पे लागू कर दिया गया जापान में। और नए संविधान में समझिए, पहले जापान इतना लड़ाकू था, नया संविधान बनाते हैं, उसका जो इनका आर्टिकल 9 है उसमें इन्होंने ये कह दिया कि हम जो है युद्ध ना करने के, ठीक है, यानी अब ये युद्ध नहीं करेंगे, यानी युद्ध का राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल इन्होंने वर्जित कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने कृषि सुधार पे व्यापारिक संगठन है उसको पुनर्गठन करने में, जापानी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, और जो इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उस पर एकाधिकार की पकड़ को खत्म करने की कोशिश की, यानी कि इन्होंने अपने यहाँ पे सुधार करने की कोशिश की। ठीक है, फिर राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया, जो भी यहाँ पे पार्टी थी। और जंग के बाद, यानी जो युद्ध के बाद जो पहले चुनाव होते हैं 1946 में, इसमें पहली बार इन्होंने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दे दिया कि अब महिला भी यहाँ पे वोट दे सकती हैं। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ था उसे एक बुद्धोत्तर चमत्कार कहा गया, क्योंकि भाई कोई भी नहीं सोच पा रहा था कि जापान इतनी बुरी तरीके से हारा था, इतना नुकसान हुआ था, लेकिन इसने इतने कम समय में वापस से अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर दिया। इसको एक तरह से चमत्कार माना गया, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था। जापान के पास अपने खुद के संसाधन नहीं होते, वो कच्चा माल भी बाहर से खरीदता है। देखो आज दुनिया में बड़े मैन्युफैक्चरर में जापान का नाम आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जापान की, इनके पास कच्चा माल भी नहीं है, बाहर से ये चीज़ों को खरीदते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं। तो जापान इतनी तेजी से तरक्की कर गया। फिर सरकार जो है नौकरशाही और उद्योग के बीच एक करीबी रिश्ता हुआ। ठीक है, यानी सरकार, फिर नौकरशाही और उद्योगिन के बीच में रिश्ता करीबी हो गया, यानी कि अब पहले से सिस्टम पहले की तरह थोड़ा बदल गया है। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेल जो थे वो जापानी अर्थव्यवस्था की परिपक्वता के प्रतीक बन गए, क्योंकि इन्होंने 1964 में अपने जापान में ओलंपिक खेल करवा दिए। इससे पता लगता है कि इनकी अर्थव्यवस्था कितनी डेवलप रही है। और इसी तरह तेज गति वाली जो सिंकाजिन, यानी इनके पास आपको पता है एक बुलेट ट्रेन है जो बहुत तेज चलती है, तो इन्होंने क्या करा 1964 में पूरा जाल बिछाना शुरू कर दिया बुलेट ट्रेन का। तो दुनिया में जापान की, चाइना की जो बुलेट ट्रेन आप जानते हो कितनी तेज स्पीड में चलती हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं जापान बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था अन्य देशों के मुकाबले। ठीक है, और इस पर रेलगाड़ियां जो थी उस समय में 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, अब के समय में 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार में। आप तो कहते हैं कि यहाँ पे देखो किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मील की बात कर रहा हूँ, याद रखना। किलोमीटर में देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड वाली ट्रेनें जापान के पास हैं। ये भी जापानियों की कहीं ना कहीं क्षमता को दर्शाती है कि वो नई टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर और सस्ते उत्पाद बाजार में कैसे उतार सकते हैं। उनके अंदर
जो योग्यता है उस चीज़ को ये दिखाता है, ठीक है। फिर 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास होता है। फिर औद्योगिकरण यहाँ पे बढ़ रहा था, उसकी वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पे भी गलत प्रभाव पड़ रहे थे, ठीक है, जो कि नजर आने लगे थे, तो इसका विरोध किया गया, यहाँ पे आंदोलन किए गए। अब बात करते हैं, यहाँ पे जापान खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइना है। चाइना को हम स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके थे इंट्रो में, अब थोड़ा सा चाइना को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि चीन कैसे मतलब आधुनिक बना। जापान की तो पूरी कहानी पढ़ ली कि पश्चिमी देशों को कॉपी करना शुरू करा, चाइना भी आधुनिक हुआ, लेकिन उसके तरीके क्या थे इसको समझते हैं। तो देखिए, चीन में जो बहस थी उसमें 3 ग्रुप थे, उनके अलग अलग नजरिए थे, ठीक है। क्या बहस थी यहाँ पे इसको देखते हैं। तो जो एक नाम है कांग याओवेल, ठीक है, या लिपांत कियाऊ की चाऊ, लिपांत की चाऊ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो पारंपरिक विचार था उसको नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करी, ठीक है। यानी पश्चिमी देशों से कैसे हम कहीं ना कहीं कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनकी चुनौतियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ये बातें इन्होंने बताई। फिर दूसरा है सन यात, ठीक है। ये जो था ये कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो जापान और पश्चिम के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये जापान के विचारों से भी प्रभावित है और यूरोप और अमेरिका के यानी पश्चिमी देशों के विचारों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तीसरा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी क्या सोचती थी, ठीक है, ये सोचती थी कि जो यहाँ पे असमानता है चाइना में उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दें और जो विदेशी लोग यहाँ पर हैं उनको यहाँ से भगा देना चाहती थी, ठीक है। तो 3 अलग अलग प्रकार के विचार थे चाइना के अंदर, ठीक है। एक विचार ये है जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का है कि समानता लाएंगे, सबको यहाँ से भगा देंगे विदेशियों को। दूसरा सनयात का विचार है, ये जापान और अमेरिका से प्रभावित है, ठीक है, पश्चिमी देशों से प्रभावित है। आगे देखते हैं। फिर आधुनिक चीन की शुरुआत जो है 16वीं और 17वीं सदी में जो पश्चिम के साथ उसका पहला सामना हुआ था उस समय से मानी जाती है, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर कहीं ना कहीं 16वीं और 17वीं सदी में चाइना में आधुनिकरण की शुरुआत होती है। होता क्या है कि इनके बीच में एक व्यापार होता है, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या करा, अफीम को फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल करा और इसी के चलते इनका पहला अफीम युद्ध हो जाता है, ठीक है। अफीम की खेती कराई जाती थी, उससे ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फायदा होता था, तो ये मोटिवेट करते थे दुनिया में जहाँ जहाँ में भी अफीम होती है कि उनको खूब क्या करें, अफीम वहाँ से अफीम की खेती करवाएं। चीन को पश्चिमी प्रभुत्व का डर था, चीन डरता था कहीं ऐसा ना हो कि ये पश्चिमी देश जैसे भारत को इन्होंने गुलाम बनाया है ऐसे ही हमको भी गुलाम बना लिए, तो चाइना डरता था। भारत का उदाहरण उसके सामने था क्योंकि भारत तो गुलाम था। तो विचारक जो लियांग किचाऊ है, इनका मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन का पश्चिम का विरोध कर पाएगा, ठीक है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाओ। फिर 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश का नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। किस लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? व्यापार करने के लिए। फिर क्या करने लगी, उसने हमको गुलाम बना लिया, ठीक है। तो वो कहते थे किसी देश के नहीं बल्कि एक कंपनी से बर्बाद हुआ है भारत। तो इस चीज़ को ये चाइना वाले जापान वाले समझ ही रहे थे। वे भारत की आलोचना करते थे, कहते थे कि ब्रिटेन जो है, ठीक है, चीन के साथ युद्ध में भारत के सैनिकों का इस्तेमाल करता है, भारत से सैनिक लेके आता है और उसका इस्तेमाल करता है। इन सबसे अधिक कईयों ने तो ऐसा महसूस किया था कि परंपरागत जो हमारी सोच है, जो हमारी ट्रेडिशनल सोच चली आई है, उसको भी बदलने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक टॉपिक है कन्फ्यूशियसवाद, इसको भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो चीन में एक मुख्य विचारधारा रही है। ये विचारधारा जो है, इसके जो इसको मानने वाले इसके फॉलोवर थे, ठीक है, उनकी शिक्षा से ही ये विचारधारा विकसित हुई है। इसका दायरा क्या था कि अच्छा व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी, उचित सामाजिक संबंध, इसके सिद्धांतों पे ये कन्फ्यूशियसवाद जो था आधारित होता था। तो इसने चीनियों के जीवन का के प्रति रवैये को प्रभावित करा, जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन के क्या तौर तरीके होने चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने जो चाइना के जो लोग थे उनके व्यवहार को बदला, सामाजिक मानक दिए, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाए। और चीनी जो राजनीतिक सोच थी उसको कहीं ना कहीं और संगठनों को एक नया आधार दिया, लोगों को नए विषय में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को इन्होंने क्या करा, जापान भेजा, ब्रिटेन भेजा, फ्रांस पढ़ने के लिए भेजा, ताकि वो नए नए विचार सीख कर आए वापस, ठीक है। क्योंकि जापान ने भी करा था, जापान ने भी अपने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बदला था और अपने लोगों को बाहर भेजा था ताकि वो बाहर से नई नई चीज़ें सीख के आए। तो चाइना ने भी ऐसे ही करा। 1890 के दशक में
बहुत बड़ी संख्या में चीनी जो विद्यार्थी थे वो पढ़ने के लिए जापान चले जाते थे, ठीक है, ब्रिटेन भी चले जाते थे, अलग अलग जगह जगह पे जाते थे। वो न केवल नए विचार सीख कर वापिस आते थे, बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, क्योंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्र लिपि का इस्तेमाल करते हैं, एक ही जैसी उनकी जो लिपि होती है उसका यूज़ करते हैं। तो चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए, ठीक है, कि चीन ने क्या करा, जो जापान से जो न्याय के बारे में, अधिकार के बारे में और जो क्रांति है उसके बारे में यूरोप के क्या विचार है उसका अनुवाद लिया, उसको पढ़ा। ये एक तरह से पारंपरिक संबंधों को उलट जाना था बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल नई चीजें इन्होंने उसमें देखी। फिर गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है चीन में, इसको देखते हैं। 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया। सन यात सेन, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की, क्योंकि ये भाई बाहर से प्रभावित था। इस इन्हें आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। सन यात सेन जो है एक गरीब परिवार से था और उन्होंने मिशनरी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करी थी। मिशनरी जो क्रिश्चियन वाले स्कूल होते हैं वहां से एजुकेशन ली थी, और उनका परिचय यहीं पे लोकतंत्र से हुआ था और ईसाई धर्म से हुआ था। वहां पे इसने पहली बार लोकतंत्र को पढ़ा और क्रिश्चियनिटी को देखा, क्रिश्चियन धर्म को देखा। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, लेकिन वो चीन के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। उनका कार्यक्रम जो था वो 3 सिद्धांत, यानी जिसको सन मिन चुई के नाम से मशहूर हुआ, ठीक है, इसको जानते हैं। 3 सिद्धांत जो है वो क्या है, सबसे पहले उसमें बात है राष्ट्रवाद की, दूसरी बात है समाजवाद की, तीसरी बात है लोकतंत्र की, ठीक है। राष्ट्रवाद का मतलब है कि मंचू वंश को हटाना, क्योंकि वो उसको हटाना चाहते थे और उन्हें विदेशी राजवंश मानते थे ये, ठीक है। और यहाँ पे खुद की यानी गणतांत्रिक सरकार बनाना, ठीक है, ये राष्ट्रवाद के तहत आएगा। समाजवाद का मतलब है पूंजी का नियमन करके भूस्वामियों में बराबरी लाना, ठीक है, सबके पास एक जैसी पूंजी हो। और लोकतंत्र का मतलब है कि चीन का विकास करना, ठीक है, चाइना को डेवलप करना, आधुनिक विज्ञान, नई नई चीज़ों को यहाँ पे स्थापित करना। चीन में विदेशियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए, गरीबी खत्म करने के लिए, शादी में बराबरी के लिए, विदेशियों को भगाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन हुए, ठीक है। इसमें कुओमिंतांग जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने मुल्क को एकताबद्ध करने के लिए प्रयास जारी करे। फिर सन्यास सेन के विचार को समझते हैं। ये जो कुओमिंतांग है, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, इसके राजनीतिक दर्शन का आधार बना था ये। इन्होंने कपड़ा, खाना, घर, परिवहन, ये जो 4 मेन ज़रूरतें होती है इंसान की, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, परिवहन वगैरह ये चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने रेखांकित करा कि ये सारी चीज़ें हमें चाइना में सब तक पहुँचवानी है, ठीक है। फिर सन्यास सेन की मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है चियांग काई शेक, ये यहाँ का मेन नेता बन के उभरा और इसने सैन्य अभियान के जरिए जो वारलाइस जो स्थानीय नेता थे उनसे सत्ता छीन ली, ठीक है, और सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। साम्यवादियों को इन्होंने ख़त्म कर डाला, यानी कि इसने सीधा सीधा यहाँ पे तानाशाही चला दी, सेना को अपने हाथ में ले लिया, पुराने यहाँ के जो नेता थे उनको हटा दिया और साम्यवादियों को इन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना में साम्यवादी कम्युनिस्ट जो थे बहुत बड़ी संख्या में थे। इन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण जो कन्फ्यूशियसवाद था इसकी इन्होंने हिमायत शुरू कर दी, ठीक है, ये विचारधारा है कन्फ्यूशियसवाद। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने देश का जो सैन्यकरण है उसको करने की भी कोशिश करी, यानी कि सेना का शासन यहाँ पे पूरी तरीके से चलाने की कोशिश करी। इन्होंने महिलाओं के लिए रूल्स बना दिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के शहरी इलाकों को बसाना इन्होंने शुरू कर दिया। औद्योगिक विकास जो था यहाँ पे धीमा था, गिने चुने क्षेत्रों में ही औद्योगिक विकास था। शंघाई जैसे जो शहर हैं यहाँ पे इन्होंने औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था, इनकी संख्या 5 लाख के आसपास थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत ही मजदूर जो थे वो जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम करते थे, क्योंकि आपको पता है जापान जो था जहाज निर्माण में बहुत आगे निकल चुका था, चाइना उतना आगे नहीं था, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या था, कहीं ना कहीं व्यापार कम हो रखा था, तो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव जो थे वो स्कूल में और विश्वविद्यालय में होने लगे। यहाँ पे एक पीकिंग विश्वविद्यालय, ठीक है, पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1902 में। पत्रकारिता यहाँ पे खूब फल फूल रही थी। देश को एकीकृत करने के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन उसके बाद भी ये जो कुओमिंतांग है ये अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया, क्योंकि देखो इसको ना शहरों में ही समर्थन था, सभी जगह से लोगों का समर्थन नहीं था, तो ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। फिर सन्यास सेन के
कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा था पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी। कहीं ना कहीं ये क्या चाहते थे, ये कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि भाई जो पूंजी है वो सरकार के हाथ में आ जाए, मतलब एक तरह से समाजवाद वाली व्यवस्था यहाँ पे लाना चाह रहे थे, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी थे। ठीक है, ये ऐसा चाहते थे, लेकिन इसको अमल में नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि पार्टी जो थी इसने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानताओं की अनदेखी शुरू कर दी। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास करा, यानी सेना का शासन थोपने का प्रयास करा। लोगों की समस्या को ये नहीं समझ रहे थे। फिर चीनी साम्यवादी दल का उदय। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमतांग पीछे हट गया, और इस ये जो लंबा युद्ध था, थकाने वाला युद्ध था, तो इसने कहीं ना कहीं चाइना को कमज़ोर कर दिया था। 1945 से 1949 के बीच देखें तो यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई थी। हर महीने 30% की दर से महंगाई बढ़ रही थी। तो सोचो आम आदमी की ज़िंदगी कैसे हो गई होगी, सभी लोग यहाँ पे तबाह होने लग गए थे। ग्रामीण चीन जो था, गांव, जो ग्रामीण चीन होता था, गांव का क्षेत्र होता था, वहाँ पे दो संकट थे। एक तो था पर्यावरण से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बंजर ज़मीन थी, जंगल का नाश हो गया था, बाढ़ वगैरह आ रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। दूसरा कारण था वो सामाजिक आर्थिक था। ठीक है, इसमें क्या था कि जमीन प्रथा थी, बेकार थी, कर्जा बहुत ज़्यादा था, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, आदिम प्रौद्योगिकी यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पे निम्न स्तरीय संचार के कारण जापान की तरह डेवलप नहीं थे, बहुत पिछड़े हुए थे। आप ये मान लो चाइना बहुत पिछड़ा हुआ था इस समय में, इसकी वजह से इनको बहुत नुकसान हो रहा था। फिर चीन की जो साम्यवादी पार्टी थी उसकी स्थापना तो 1921 में हो गई थी, रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हो गई थी, क्योंकि 1917 में क्रांति होती है, रूसी क्रांति, उसके बाद 1921 में जाके चाइना की साम्यवादी पार्टी जो है ये बन जाती है। केमिटन और सोवियत संघ ने दुनिया भर में जितनी भी साम्यवादी पार्टियां थी उसको खूब समर्थन दिया। उनकी परंपरागत जो मार्क्सवादी सोच थी, ठीक है, कि क्रांति, जो ये क्या सोचते थे कि जो क्रांति है ना ये शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स क्या कहता था? कार्ल मार्क्स ये कहता था कि समाज में दो वर्ग होते हैं, ठीक है, एक होता है अमीर वर्ग, एक होता है गरीब वर्ग। गरीब वर्ग पे अत्याचार करता है अमीर वर्ग, ठीक है। एक दिन ये जो गरीब वर्ग है वो मिलकर क्या करता है, अमीरों के खिलाफ बगावत कर देता है, और उसके बाद आती है क्रांति। तो ये उसी विचार को मानते थे कि क्रांति जो है वो मजदूरों के जरिए ही आएगी। शुरू में अलग अलग देशों के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इससे आकर्षित हुए थे, लेकिन जल्द ही सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत संघ जो था उसके स्वार्थों का हथियार ये बन गया, और 1943 में इसने ख़त्म कर दिया गया। फिर यहाँ पे होता है नए जनवाद की स्थापना, जो कि इसको देखते हैं। फिर पीपुल्स, यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, चाइना में 1949 में क्रांति होती है माओ के नेतृत्व में, जिसको चीनी क्रांति कहते हैं। अब इस समय तक चाइना जो था ना वो बहुत पिछड़ा हुआ था, ठीक है। अब जो है क्रांति के बाद चाइना धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करेगा, उसे वो देखेंगे। तो पीपल्स पार्टी ऑफ रिपब्लिक चाइना की सरकार 1949 में आती है, नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही जिसके कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, इससे अलग नया लोकतांत्रिक और सभी वर्गों का गठबंधन था। जो सोवियत संघ सोच रहा था ना, सोवियत संघ की सोच से बिल्कुल अलग ये यहाँ पे सरकार बनाते हैं, अलग तरीके से ये चाइना को डेवलप करते हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए, यानी जो मेन क्षेत्र होते थे वो सब किसके कंट्रोल में थे? सरकार के कंट्रोल में थे। और निजी कारखाने और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया, ठीक है। एकदम से नहीं करा इन्होंने कि कारखानों को खत्म कर दिया, निजी स्वामित्व को खत्म करा, धीरे धीरे करा। ये कार्यक्रम 1953 तक चला, यानी 1949 में सरकार आती है, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बदलाव शुरू करा। जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की तो 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। तो इन्होंने सोचा कि अब तेजी से औद्योगिकरण कर देते हैं, उद्योग लगा देते हैं, खूब सारा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो लोगों को अपने घर के पीछे इन्होंने मोटिवेट करा लोगों को कि अपने घर के पीछे क्या करो, इस्पात की जो भट्टी है उसको लगाओ, यानी हर व्यक्ति अपने घर के पीछे इस्पात की भट्टी लगाए। तो ग्रामीण इलाके में पीपल्स कम्युनिस्ट जैसे जो लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे, ये मिलजुल कर फसल उगाते थे। 1958 से तक 26,000 ऐसे ग्रुप्स हो गए थे जो कृषक आबादी का 98% थे। अब आगे देखो होता क्या है यहाँ पे, माओ पार्टी के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उसको पाने के लिए जो जनता है उसको मोटिवेट किया जाता है। उनकी चिंता जो थी वो थी
समाजवादी व्यक्ति बनाने की, यानी कि जो माओ थे वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं समाजवादी बनाना चाहते थे, यानी उनकी जो विचार थी कि सबको समाजवादी बना दे। अब समाजवादी जो विचार थे इसमें 5 चीजें मेन होती थी। पहली होती थी पितृभूमि, यानी जो हमारी चाइना की जो भूमि है, ठीक है, यानी चाइना के लोग के लिए जो चाइना की भूमि है वो उनकी पितृभूमि है। दूसरा वहाँ की जनता, जो चाइना के की जनता है। तीसरा है उनका काम, जो भी वो काम करते हैं। चौथा है विज्ञान, ठीक है। पांचवा है जनसंपत्ति। ये 5 प्रमुख चीजें होती थी। किसान, महिला, छात्र और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं इन्होंने बना दी। एग्जाम्पल के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक विमेंस फेडरेशन जो था, इसमें उस समय में 760 लाख सदस्य थे। ऐसे ही स्टूडेंट की भी एक फेडरेशन थी, उसमें 32 लाख यानी 32,90,000 के करीब सदस्य थे। तो आप इस तरीके से देखोगे कि यहाँ पे कई सारे संगठन बन रहे थे। अब यहाँ पे होता है दर्शनों का टकराव। दर्शनों का टकराव का मतलब होता है फिलोसफी का टकराव। दर्शन क्या होता है? लोगों का एक विचारधारा है, एक नजरिया होता है, ठीक है। यानी किसी का नजरिया कुछ है, किसी का नजरिया कुछ है, तो इनका आपस में हो रहा है टकराव। इसको देखते हैं। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादी जो थे वो चाहते थे कि व्यक्ति समाजवादी हो जाए, समाजवादी नजरिए से जिए, ठीक है। ये दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष था। क्योंकि माओ जो थे वो बस केवल और केवल व्यक्ति को समाजवादी बनाना चाहते थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो चाहते थे कि व्यक्ति समाजवादी बने ना बने, लेकिन वो दक्ष बने, ठीक है, यानी एक्सपर्ट बने, बेहतर बने। फिर सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो जाता है। पार्टी जो थी माओ की वो कमजोर होने लगी। अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं रुकावट आने लगी। तो चाइना जो था बहुत बुरी स्थिति में जाने लग रहा था। फिर 1960 के दशक में जाके चाइना जो है धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक होना शुरू होता है। और 1975 में एक बार फिर से पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पे जोर दिया, ताकि चीन जो है शताब्दी खत्म होने से पहले ताकतवर देश बन जाए। तो इन्होंने क्या क्या शुरुआत करी, इसको देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो इनको फायदा होता है वो दो तरीके से होता है। यहाँ पे क्या था, 1972 में एक प्रधानमंत्री थे चाइना में, जिनका नाम था चाउ एन लाई, ठीक है, चाउ एन लाई। इन्होंने 1972 में चाइना में 4 क्षेत्रों में सुधार करने की कोशिश करी। तो यहाँ से चाइना डेवलप हुआ। फिर दूसरा ये 1978 में इन्होंने क्या करा, पहले ये ज़्यादा व्यापार नहीं करते थे बाहर के देशों से, ठीक है, तो इन्होंने बाहर से व्यापार करना शुरू करा और ओपन डोर की नीति चला दी, ठीक है। ओपन डोर को बोलते हैं हिंदी में मुक्त द्वार की नीति। मुक्त द्वार का नीति का मतलब है कि चाइना जो है पूरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, आओ हमसे व्यापार करो, खूब व्यापार करो, विदेशी व्यापार, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुई थी? एक नेता थे यहाँ पे देंग शाओपिंग, उनके नेतृत्व में। तो उसको देख लेते हैं आगे। तो देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे हुई। 1978 में आधुनिकीकरण के 4 सूत्री लक्ष्य रखे गए, जिसमें इन्होंने विज्ञान, उद्योग, कृषि, रक्षा, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। फिर 1989 में 4 मई को आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर बहुत से जो बुद्धिजीवी थे इन्होंने ज़्यादा खुलेपन और कड़े सिद्धांतों को ख़त्म करने की मांग कर दी, ठीक है। फिर क्या होता है, बीजिंग जो है, बीजिंग के तियानमेन चौक पर स्टूडेंट जो थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, प्रदर्शन किया, जिसको सरकार ने दबाया और दुनिया भर में इसकी खूब आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन का विकास के विषय पर दोबारा से बहस शुरू होती है। फिर यहाँ पे जो पार्टी थी, कहीं ना कहीं पार्टी समर्थित प्रधान जो थे वो मजबूत राजनीतिक नियंत्रण और आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार में जुड़ाव से आधारित थे। अब आलोचक जो थे उनका ये मानना था कि सामाजिक गुट जो हैं, ठीक है, जो सामाजिक क्षेत्र हैं, पुरुष और महिला हैं, उनके बीच में जो बढ़ती हुई असमानता है, इसकी वजह से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। अगर हम असमानता को कम कर दें तो कहीं ना कहीं जो ये सामाजिक तनाव है ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें होने लगी थी। तो इस तरीके से चाइना में ये सारे संकट चल रहे थे। तो चाइना डेवलप भी हो रहा था कुछ मामलों में, तो कुछ मामलों में पिछड़ भी रहा था। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पे चाइना का टॉपिक खत्म होता है, फिर शुरू होता है ताइवान का टॉपिक, ठीक है। इसको देखते हैं। अब बात करते हैं ताइवान की, ठीक है। ताइवान का क्या किस्सा है, ताइवान को समझते हैं। तो अगर आप मैप में देखोगे तो चाइना के बिल्कुल नज़दीक आपको ताइवान दिखता है, ठीक है। तो देखिए, चीनी साम्यवादी जो दल था उससे पराजित होने के बाद चियांग काई शेक, ठीक है, चियांग काई शेक जो थे ये 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और जो कीमती कलाकृतियाँ थी उसको लेकर चले गए। कहाँ पे चले गए? ताइवान चले गए, ठीक है, यानी कि भाग गए चाइना से ताइवान की तरफ 1949 में। वहाँ पे उन्होंने क्या करा, जो चीनी गणतंत्र थी उसकी उसकी स्थापना करी।
और 1894 95 में जापान के साथ जो लड़ाई थी हुई थी, उसमें ये जगह जो थी वो चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी। ठीक है, ताइवान जो था एक तरह से जापान का उपनिवेश बन चुका था, तब से जापानी उपनिवेश बना हुआ था ये। और कायरो घोषणा पत्र 1943 की बात करें या फिर पोर्ट्समैन उद्घोषणा 1949 की के अकॉर्डिंग देखें, तो चीन को संप्रभुत्ता वापस मिलती है यहाँ पे। ठीक है, फिर फरवरी 1947 में जबरदस्त यहाँ पे प्रदर्शन होते हैं। उसके बाद कुओमिंतांग, ठीक है, ये जो थे इन्होंने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को हत्या करवा दी, सबको मरवा दिया। ठीक है, जो भी इनकी विचारों को नहीं मानते थे, सबकी इन्होंने क्या करवा दी, हत्या करा दी। इसके बाद क्या होता है, चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना करी। यानी इन्होंने एक ऐसी सरकार की स्थापना कर दी कि जिसमें जैसा ये चाहे वैसा हो, दमनकारी। ठीक है, यानी कि तानाशाही शुरू हो गई, और जितने भी इनके विपक्षी थे, जितने भी इनके विरोधी थे, सबको तो ये पहले ही मरवा चुके थे। फिर बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली, यानी कोई भी सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ बोल नहीं सकता था। ठीक है, ना ही कोई राजनीतिक प्रदर्शन कर सकता था, किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं थी, पूरी तरीके से तानाशाही चल रही थी। सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। ठीक है, यानी कि सत्ता में स्थानीय आबादी की भी कोई जरूरत नहीं थी, ये जैसा चाहे वैसा शासन चला सकते थे। फिर इन्होंने क्या करा, भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। अब भूमि सुधार होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फसल में फायदा होगा। फिर इन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया। ठीक है, जिसके चलते 1973 में कुल जो राष्ट्रीय उत्पाद था उसके मामले में देखें तो ताइवान जो था पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पे आ रहा था। यानी जापान तो एशिया में नंबर 1 पे था, इसके बाद सेकंड नंबर पे ताइवान आ रहा था। ताइवान ऐसा क्यों हो गया, इतना ज़्यादा डेवलप कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे भूमि सुधार लागू किए गए थे, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया गया था। ठीक है, आज के समय में भी देखें तो ताइवान बेशक से छोटा हो, लेकिन उसकी कंपनियां जो है दुनिया भर में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह में नंबर 1 पे आती है। ठीक है, नंबर 1 2 3 पे आपको दिखेंगी कोई ना कोई कंपनी। अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार पे आधारित थी, लगातार वृद्धि कर रही थी। ठीक है, व्यापार बहुत करते थे जिससे इनको अर्थव्यवस्था में फायदा हो रहा था। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा, क्योंकि देखो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे तानाशाही है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने शासन किया और सभी लोगों को मरवा दिया। ठीक है, कैसा शासन रहा है आप जानते हैं, लेकिन बाद में अचानक से यहाँ पे लोकतंत्र हो गया, तो ये बहुत नाटकीय था, किसी ने भी नहीं सोचा था। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया करी, यहाँ पे मतदान कराने का प्रयास किया गया, और जो लोकल ताइवानी थे, ठीक है, जो लोकल ताइवानी थे वहाँ के रहने वाले थे, उनको सत्ता में लाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू करी। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही थे। ठीक है, हुआ क्या था कि इनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं था, क्योंकि ताइवान जो था वो चीन का ही हिस्सा माना जाता था उसको। ठीक है, क्योंकि उसको जापान ने ले लिया था, जापान ने अपना उपनिवेश बना दिया था, लेकिन पार्ट तो ये चाइना का माना जाता था। तो इसीलिए क्या था, वहां पे कोई अपने दूतावास स्थापित नहीं कर सकता था बिना चीन के परमिशन के। ठीक है, ना ही कोई राजनयिक संबंध इस तरीके से बना सकता था। फिर मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवाद वाला था कि चाइना के साथ जुड़ जाएं या ना जुड़ें। ठीक है, खाड़ी पार के संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे थे। ठीक है, ताइवानी व्यापार निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पे हो रहा था और आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया था। तो पहले के मुकाबले क्या था कि भाई इनका खूब व्यापार होने लगा था और आना जाना खूब होने लगा था। फिर चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो जाएगा अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या था, कई बार क्या था, ताइवानी जो थे वो चाइना से अलग होने, स्वतंत्र होने की बात करते थे। तो चाइना ने ये कहा था शायद कि यहाँ पे संभवतः लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं, यानी ऐसा हो सकता था कि चीन, अगर मान लो ताइवान ये बोले कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम अलग से स्वतंत्र नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, तो चीन फिर उसको स्वायत्तता दे दे, कुछ विशेष अधिकार दे दे, ऐसा माना जा रहा था। तो ये तो थी ताइवान की कहानी। इसी के बाद कोरिया की कहानी। कोरिया आप देखते हो ना, एक नॉर्थ कोरिया है, एक साउथ कोरिया है। पहले ऐसा थोड़ी होता था, पहले तो एक ही कोरिया होता था, बाद में ये बीच में से डिवाइड हुए थे और इसके दो टुकड़े हो गए थे। ठीक है, तो कोरिया के बीच में भी विवाद चलता है, क्या है इसको देखते हैं। तो कोरिया की कहानी को समझते हैं। आधुनिकरण की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कोरिया के में जो जोसोन वंश, ठीक है, जोसोन वंश ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना करा। इसके साथ ही उसे चाइना से, जापान से और पश्चिमी देशों का भी, मतलब इस पे दबाव रहता था, जो कि इसको सहना पड़ा।
इन सब के बीच कोरिया ने अपने देश में आधुनिकरण के लिए खूब प्रयास किए। साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा किया था। हुआ क्या था कि जापान जो था, जापान ने आपने हमने इस चैप्टर में शुरू में पढ़ा था कि जापान ने कोरिया को भी अपने कब्जे में ले लिया था, वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि 1910 में जापान ने इसको अपनी कॉलोनी यानी अपना उपनिवेश बना लिया था। ठीक है, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से जो चला आ रहा है यहाँ पे एक राजवंश था जिसको जोसोन राजवंश कहते थे, इसका अंत हो गया। ठीक है, लेकिन कोरियाई लोग जो थे वो जापानियों के द्वारा किए जा रहे जो कब्जा था या उसकी जो संस्कृति और नैतिक मूल्यों का दमन था उससे बहुत नाराज थे, क्योंकि जापानी जो थे इनकी संस्कृति का विनाश कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनका दमन कर रहे थे। तो इस वजह से ये लोग जो थे काफी नाराज थे। किससे? जापान से। ठीक है, आजादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जो लोग कोरियाई थे, जो आजादी चाहते थे जापान से, उन्होंने क्या करा? जापान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार को की स्थापना भी कर ली, एक अपनी एक टेम्परेरी सरकार भी बना ली। कैरो, याल्टा, पार्टसाइम, ये सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भी भेजे। ठीक है, इन्होंने क्या करा? जो स्वतंत्र होना चाहते थे कोरियाई लोग, इन्होंने अलग अलग जगह पे अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो सम्मेलन होते थे वहां पे अपने प्रतिनिधि भेजे, उनसे अपील की कि भाई हमको आजाद करवाओ। ठीक है, फिर इसके बाद है युद्धोत्तर राष्ट्र, इसको देखते हैं। जून 1950 में क्या था? कोरिया का युद्ध शुरू हो गया। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली जो संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन से शीत युद्ध का काल एक तरह से यहाँ पे शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि उत्तरी कोरिया में और दक्षिणी कोरिया में एक तरह से विभाजन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ चाइना कर रहा है। ठीक है, जुलाई 1953 में 3 साल के बाद ये युद्ध विराम समझौते के साथ, यानी एक समझौता होता है और युद्ध विराम यहाँ पे रुक जाता है। कोरिया हमेशा के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है? बट जाता है, विभाजित हो जाता है। कोरियाई युद्ध ने न केवल बड़े पैमाने पर जो जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ था, बल्कि यहाँ पे क्या था? जो मुक्त बाजार था, ठीक है, जो आर्थिक विकास था, लोकतंत्रीकरण की जो नीति थी वो भी धीमी हो गई थी। क्योंकि जब भी कहीं पे युद्ध होता है, कहीं पे भी मान लो युद्ध होता है, बेशक से कोई देश युद्ध में जीत जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नुकसान तो होता ही है, आर्थिक नुकसान होता है। तो वही चीज यहाँ पे थी। ठीक है, फिर युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा और राष्ट्रीय खर्चे के कारण यहाँ पे जो मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो थी वो बढ़ गई थी। हर चीज की कीमत जो थी अचानक से बढ़ गई थी। ठीक है, जिससे कि आम आदमी का जीवन जो था यहाँ पे बहुत मुश्किल होने लगा था। फिर इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, औद्योगिक जो औपनिवेशिक काल था उस समय में जो उद्योग की सुविधाएं थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दी गई थी। फिर दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए यहाँ पे मजबूर होना पड़ा था। नेक्स्ट है तीव्र औद्योगिकरण और मजबूत नेतृत्व, इसको देखते हैं। 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चुंग ही, ठीक है, ये राष्ट्रपति बने। इनका थोड़ा नाम याद रखना, पार्क चुंग ही। अब ये यहाँ पे क्या होते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। इनके प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुक्त नीति अपनाई। इन्होंने क्या करा? यहाँ पे आर्थिक विकास के लिए एक अलग नीति बना दी थी। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कॉरपोरेट फर्मों का समर्थन करा। ठीक है, यानी एक तरह से इन्होंने 5 पंचवर्षीय योजना की तरह अपने यहाँ पे विकास के लिए योजना बनाई, जिसको जो बड़े बड़े कॉरपोरेट थे उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन कर दिया। ठीक है, जो पूंजीपति वगैरह थे उन्होंने समर्थन किया। फिर रोजगार के विस्तार पे भी भारी जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार बढ़ाने पे ध्यान दो। और कोरिया की जो जो ये कंपटीशन वाली जो भावना थी इसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया। 1960 के दशक से कोरिया जो है बहुत तेजी से अपना विकास इसने शुरू कर दिया था। ठीक है, बहुत तेजी से विकास किया है, खासकर दक्षिण कोरिया की अगर मैं बात करूं तो। जब राज्य नीति आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकी से निर्यात पर केंद्रित हो गई, अब क्या था? पहले ये आयात वगैरह ज्यादा करते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या करा? चीजों को अपने यहाँ पे बनाना और निर्यात करने पे ज्यादा ध्यान दिया। यानी अब हम बाहर से कम खरीदेंगे, अपने यहाँ पे बना के बाहर दुनिया भर के लोगों को बेचेंगे। ठीक है, फिर निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार को तुलनात्मक लाभ हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई ज्यादा निर्यात करता है यानी एक्सपोर्ट करता है तो उसको लाभ ज्यादा होता है। ठीक है, तो 1960-1970 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, हुआ क्या कि इन्होंने अपनी जो नीति थी, ठीक है, विकास की नीति, उसको बदला। अब ये
आयात की जगह निर्यात पे ज्यादा ध्यान देने लगे, जिससे कि इनको फायदा हो रहा था। फिर 1960-70 के दशक के दौरान भी इन्होंने जो छोटे उद्योग होते थे, लघु उद्योग होते थे, उससे उच्च मूल्य वर्धित भारी यानी जो महंगी चीजें थी, ठीक है, या रासायनिक उद्योग थे, उस पे ध्यान दिया। यानी अब ये छोटे उद्योगों पे अपने आप को केंद्रित नहीं रख रहे, भारी उद्योगों की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है, जिससे इनको फायदा भी ज्यादा होगा। फिर इस्पात, अलोह धातु, मशीनरी, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उत्पादन को आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में यहाँ पे चुना गया था। जो मजबूत नेता थे, जो ट्रेंड अफसर थे, उद्योगपति थे, और सक्षम जो यहाँ पे श्रम बल था, इन सब के संयोजन से कोरिया जो है आज पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक वृद्धि से सबको चौंका रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन शासन व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड अफसर हैं, यहाँ पे अच्छे उद्योगपति हैं, और यहाँ पे मजदूरों का भी मतलब अच्छा संगठन है, मजदूर भी बहुत अच्छे हैं जो काम करते हैं सही तरीके से। तो इसकी वजह से ये काफी तेजी से प्रगति कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हैरान है, ठीक है। फिर उच्च स्तर की शिक्षा, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा ने भी कोरिया को कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में योगदान दिया। कोरिया में औद्योगिकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई जो मजदूर थे वो पहले से ही साक्षर थे, यानी यहाँ के सारे मजदूर पहले से ही साक्षर थे और प्रगति के नए कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार थे, ठीक है, नई नई चीजों को सीखने के लिए तैयार थे। इसके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के आर्थिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को भी अपने देश में लाना शुरू करा, दूसरे देशों से भी लोगों को बुलाया, ठीक है। विदेशी निवेश और कोरिया की जो उच्च घरेलू बचत दर थी, उसने कहीं ना कहीं यहाँ के जो उद्योग वाले क्षेत्र थे उसको विकसित करने में मदद की। विदेशों में दक्षिण कोरियाई श्रमिक के प्रेषण ने भी समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया, क्योंकि भाई जो दक्षिण कोरिया के मजदूर थे वो दुनिया के दूसरे देशों में भी जाके काम करते थे, उससे भी कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट हुआ। पार्क का जो प्रशासन था, ठीक है, पार्क जो इनके राष्ट्रपति थे, इनका जो प्रशासन था वो लंबे समय तक एक शक्ति का आधार जो था, इसकी वजह से क्या हुआ, कोरिया में आर्थिक विकास हुआ, ठीक है, यानी कि इन्होंने शासन जो किया वो बेहतरीन तरीके से किया और कोरिया में विकास के लिए इन्होंने अच्छे कार्य किए। फिर लोकतंत्रीकरण की यहाँ पे मांग होती है और आर्थिक विकास को समझते हैं, ठीक है। देखिए, फिर लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग ही की मृत्यु के साथ बढ़ी। जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है तो लोगों में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए लोग कहने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चुन डू हवन, इनकी अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ, ठीक है, यानी कि अब इनकी मृत्यु हुई, दूसरे शासक आए, वो भी कहीं ना कहीं सैन्य थे, ठीक है, सेना का ही शासन है। मई 1980 में चुन के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्र और नागरिक के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि जो लोग, जो स्टूडेंट, जो वहाँ के निवासी इस सैनिक शासन के खिलाफ थे, उन्होंने क्या शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू कर दिया, विरोध कर दिया, प्रोटेस्ट करने लगे। क्यों करने लगे भाई, क्या चाहिए था उनको, लोकतंत्र चाहिए था, ठीक है। तो सैन्य दल ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबा दिया। मार्शल कानून यानी कि सेना को पूरी ताकत दे देना, जाओ रोको, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने करा। लेकिन ग्वांगजू शहर में विशेष रूप से जो स्टूडेंट और नागरिक थे लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। हालांकि चुन के जो सैन्य दल थे, इसने लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज को दबा दिया, क्योंकि भाई ये नहीं चाहते थे कि लोकतंत्र आए। उसी वर्ष के अंत में चुन यूसुइन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने थे। चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतंत्रीकरण प्रभाव को मजबूती से दमन करा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे लोकतंत्र आए, लोकतंत्र आएंगे तो इनकी सत्ता चली जाएगी, ठीक है, तो ये उसको दबाते रहे। फिर चुन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7% से बढ़ाकर 1983 में 13.2% कर दिया, और यहाँ पे मुद्रास्फीति जो थी वो उसको कम कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है बेशक से सैनिक शासन है, लेकिन आर्थिक विकास देखे तो इनका जबरदस्त है, ठीक है, खतरनाक बिल्कुल आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास ने शहरीकरण को बढ़ाया, शिक्षा के स्तर में सुधार किया और मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। फिर क्या होता है कि नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जिससे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये संविधान में, ठीक है, संवैधानिक संशोधन की मांग करने लगते हैं। मई 1987 में क्या होता है, एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से मौत की घटना सामने आती है।
यानी कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसके साथ बहुत अत्याचार हुए थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब लोग जो थे उन्होंने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पे प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चुन प्रशासन जो था उसने फिर से इसको दबाने की कोशिश की। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतंत्रीय आंदोलन जो था वो केवल स्टूडेंट नहीं बल्कि जो मध्य वर्ग था, नागरिक थे, सभी उसमें शामिल हो गए। सबने बोला कि भाई हमें इसकी सरकार को हटाना है। इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई अब जो आंदोलन है बड़े लेवल पे हो गया है, हर व्यक्ति इनके खिलाफ हो गया है, ज्यादा दिन शासन नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने मजबूर होकर ही उसमें कहा कि हाँ भाई हम क्या करेंगे, संशोधन कर देंगे। ठीक है, नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिल गया, यानी कि आप अब डायरेक्ट आप वोटिंग कर सकते हो। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय जो है वो यहाँ से जुड़ जाता है, यानी कि कोरिया में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी है। फिर कोरियाई लोकतंत्र और आईएमएफ संकट। तो देखो, नया संविधान बनता है, उसके अनुसार 1971 के बाद से पहला प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो 1987 में हुआ। लेकिन विपक्षी पार्टी जो थी एकजुटता में विफल हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण चुन के सैन्य दल के एक साथी सैन्य नेता जिनका नाम था रोह ताई वू, इनका चुनाव हो जाता है, यानी कि सत्ता में कहीं ना कहीं चुन के करीबी ही आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि कोरिया में लोकतंत्र फिर भी जारी रहा। 1990 में लंबे समय से विपक्षी नेता रह चुके किम यंग सैम ने एक बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी बनाने के लिए रोह की पार्टी से समझौता किया। फिर दिसंबर 1992 में, जो हमेशा से इनका सैन्य शासन चलता आ रहा था, उसके बाद नागरिक नेता किम को राष्ट्रपति के लिए चुन दिया गया। ठीक है, अब नए चुनाव और सत्तावादी सैन्य शक्ति के विघटन के फलस्वरूप एक बार फिर से यहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत हो गई, यानी कि इस बार सैन्य नेता से हटकर कोई दूसरा नेता आया है जो कि नागरिक नेता है और क्या बन जाता है, यहाँ का मुख्य नेता बन जाता है। ठीक है, नए प्रशासन की निर्यात नीति के तहत सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी, ये सारी जो कंपनियां ना, ये सब साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है जो सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी वगैरह आप सुनते हैं। फिर 1990 की शुरुआत तक वैश्विक प्रमुखता के स्तर पे पहुंच चुकी थी ये जो कंपनियां थी। ठीक है, ये 19 तक अगर हम देखें तो एक मतलब पूरी दुनिया में काफी ऊंचे लेवल पे पहुंच गई थी। सरकारी समर्थन के साथ साथ कोरियाई कंपनियों ने पूंजी प्रधान व्यवसाय और रासायनिक उद्योग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी निवेश करना शुरू कर दिया, खूब पैसा इन्होंने लगाना शुरू करा। इस बीच कोरिया के बाजार को अन्य देशों के लिए खोलने के लिए नव उदारवादी दबाव भी बना। ठीक है, अब पूरी दुनिया के लिए बाजार खोलने की बात चली तो किम प्रशासन ने क्या करा, 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसको ओईसीडी कहते हैं, इसमें शामिल होने का फैसला करा इन्होंने। और कोरिया का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा थी उसको मजबूत करने का इन्होंने प्रयास करा। ठीक है, लेकिन व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हो रही थी। वित्तीय संस्थानों के द्वारा खराब प्रबंधन, संगठनों के द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण कोरिया को 1997 में विदेशी मुद्रा का संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब देखो, सब कुछ सही था लेकिन कुछ मामलों में इनको व्यापार भी बढ़ रहा था लेकिन कुछ मामलों में खराबी थी, जैसे कि एक मतलब अच्छा मैनेजमेंट नहीं था। ठीक है, कई सारे संगठन थे जो कि बेईमान थे, करप्ट थे, करप्शन बहुत था। उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको विदेशी मुद्रा का संकट झेलना पड़ा। फिर इन्होंने क्या करा, जो आईएमएफ है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, इससे इन्होंने क्या करा, वित्तीय सहायता मांगी। ठीक है, यानी कि इससे इन्होंने लोन ले लिया। और यही नहीं, इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किया। नागरिक सभी लोगों ने मिलकर मतलब प्रयास करा। ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोगों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया। सभी लोग एक साथ हो गए, उन्होंने अपना गोल्ड कलेक्शन करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं अपने देश को आर्थिक संकट से निकालने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद है आधुनिकता के दो मार्ग, इसको समझते हैं। औद्योगिक समाज ने एक दूसरे के जैसे बनने की बजाय आधुनिकता के अपने अपने अलग अलग मार्ग बनाए। ठीक है, ताइवान और कोरिया की कहानी के साथ साथ चीन और जापान का इतिहास दिखाता है कि किस तरह अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आजाद और आधुनिक देश बनाने की बिल्कुल अलग राह अपनाई। बिल्कुल ठीक, हमने चाइना के बारे में पढ़ा, चाइना कैसे डेवलप हुआ, उसने शॉक थेरेपी जैसी चीज़ों को नहीं अपनाया। कम्युनिज्म होते हुए भी कहीं ना कहीं उसने व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दिया, कैसे वो डेवलप हुआ ये हमने देखा। जापान को हमने देखा, जापान क्या था, जापान कहीं ना कहीं अंग्रेजों से बहुत प्रभावित था, उनके जैसे एजुकेशन सिस्टम बनाई, उनके जैसा व्यापार करने लगा, यानी उनको कॉपी करने लगा। तो जापान ने भी अपने आप को आधुनिक बनाया। इसी तरीके से ताइवान और कोरिया ने अलग अलग तरीके अपनाए, यानी कि सबकी सिचुएशन अलग थी, सबने अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप को आधुनिक बनाया। ठीक है, फिर जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा।
पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से वो इस्तेमाल कर पाया। जापान का आधुनिकरण ऐसे वातावरण में हुआ था जहाँ पे पश्चिमी साम्राज्यवाद ताकतों का प्रभुत्व था, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो था उनका प्रभुत्व था, उस प्रभुत्व में जापान ने अपने आप को आधुनिक बनाया था। ठीक है, हालांकि जापान ने उनकी नकल की, आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल उनको कॉपी करता था, उनकी एजुकेशन को कॉपी करा, उनके व्यापार सिस्टम को कॉपी करा, ठीक है, सब कुछ मतलब उनको कॉपी करता था। यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी है कि सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के सुधार और रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उसको बदलने के लिए केवल परंपराओं को पुनर्जीवित करने या जबरदस्ती उन्हें रखने संभालने का सवाल नहीं था, बल्कि यहाँ पे क्या था, नए और अलग जो रचनात्मक तरीके थे उसका इस्तेमाल करने की बात थी। कहने का मतलब है कि अगर किस डेली लाइफ को सुधारना है तो पुरानी परंपरा से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि नई नई चीजों को भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अब आपके सामने एक उदाहरण है, मेजी जो जापान में था, इसको देखते हैं। मेजी स्कूली पद्धति ने यूरोपीय और अमेरिकी प्रथाओं के अनुरूप नए विषयों की शुरुआत करी। ठीक है, जैसे कि यूरोप और अमेरिका में नए नए विषय शुरुआत हो रही थी, वैसे इन्होंने भी की। लेकिन पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य जो था वो था निष्ठावान नागरिक बनाना, यानी अपने जापानी बच्चों को वो निष्ठावान बनाना चाहते थे, देश के प्रति समर्पित बनाना चाहते थे। ठीक है, नैतिक शास्त्र का विषय पढ़ना अनिवार्य था, जिससे सम्राट के प्रति वफादारी पे जोर दिया जाता था। इसी तरह परिवार में रोजमर्रा की जिंदगी में जो बदलाव आए, विदेशी और देसी विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी। ठीक है, देसी विचार और विदेशी विचार सब कुछ मिला के बेहतर बनाने की इन्होंने कोशिश करी। चीन का आधुनिकरण का सफर जो था वो थोड़ा अलग था। पश्चिमी और जापानी दोनों ही किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने सारे नियंत्रण को कमजोर बनाया था। आपको पता है कि चाइना पे जापान आक्रमण कर देता था, कहीं ना कहीं पश्चिमी देश उसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा चाइना में माहौल था। इसके चलते ज्यादातर लोगों को बहुत से दुख दर्द सहने पड़े थे। यहाँ पे युद्ध होते थे, सामंतवाद व्यवस्था थी, लूट मार होते थे, गृह युद्ध चलता था जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। फिर जापान आपको पता है बार बार हमले करता था, तो जापानी हमले की बर्बरता से भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती थी। ठीक है, फिर प्राकृतिक त्रासदी से भी कहीं ना कहीं इनको नुकसान होता था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे समझनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब इतना बड़ा चैप्टर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्यों इसको 2 चैप्टर में कर देते तो ज्यादा इजी था। बाकी फिर भी मैंने आपको कराने का पूरा प्रयास किया है, डिटेल में आपको चैप्टर कराया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जरा भी डाउट है तो आप वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।